पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यूनिट नंबर 9 है ना। 10 हो चुकी है, 9 को करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट 2013, जून 2013 फर्स्ट शिफ्ट। पहला क्वेश्चन पूछा, वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI की जब हम गणना करते हैं तो इनमें से किसको शामिल किया जाता है। ये नहीं पूछा किसको शामिल नहीं किया जाता, क्या किया जाता है, इसमें से किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन ऑफ डाइऑक्साइड, N2O3 डिनोट्राइजन ट्राइऑक्साइड और N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। हम बात किसकी कर रहे हैं, AQI की। AQI बोले तो एयर क्वालिटी इंडेक्स। सुनते होंगे कि भैया AQI दिल्ली का इतना बढ़ गया है ना। मतलब वायु की गुणवत्ता को मापा जाता है कि वायु रहने वाला है कि नहीं। आपके मोबाइल में भी दिखाता है कि नहीं, देखें कि नहीं, भारत दरभंगा आज कितना AQI है, दरभंगा का AQI कितना है। तो जब AQI की गणना होती है तो उसमें यह चेक किया जाता है कि उसमें NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें कितनी है, इसको चेक किया जाता है। चलिए अगला है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है जो श्वास के साथ जब शरीर के अंदर जाता है तो रक्त धारा में उपस्थित होमोग्लोबिन के साथ तुरंत मिलकर जीवन के लिए घातक बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबस कार्बन हीमोग्लोबिन, उसको कहते हैं कार्बन होमोग्लोबिन, कार्बोनक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, कौन क्या मिल जाता है, जैसे ही कार्बन डाई मोनोऑक्साइड क्या मिलेगा, होमोग्लोबिन से बनेगा, तो उसको कहते हैं कार्बोक्सी होमोग्लोबिन। और वो श्वास के क्या करता है, श्वास को बाधा पहुंचाना शुरू करेगा। जैसे ही मान लें श्वास में बाधा, इसका मतलब क्या हो गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा आपके शरीर में बढ़ गई है, जो कि होमोग्लोबिन के साथ मिलकर रासायनिक अभिक्रिया शुरू कर दिया है। अगली है नेचुरल गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल ग्रीन हाउस गैस। जब हम बोलते हैं ना ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस के अंदर किन किन गैस को इंक्लूड किया जाता है, CO2, H2O, CH4, O3, CFC। इसमें से कौन से नहीं होंगे सो बताइए। कौन से नहीं होंगे ग्रीन हाउस गैस में, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, तो कौन कौन हो जाएगा, H2O, CO2, CH4, O3। ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन इसमें नहीं आती। बोला कि बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता संबंधी नहीं का सेक्रेटरीट का सचिवालय कहाँ स्थित है, जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, इंग्लैंड में है, कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पर, कनाडा में। इसकी CBD बोले तो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का सेक्रेटरीट कहाँ पर है, आपका है मॉन्ट्रियल कनाडा में। अगला है, जल शोधन प्रक्रिया में कौन सा एक रासायनिक शोधन है, फिल्ट्रेशन करना, सेडिमेंटेशन करना, कोगुलेशन, स्क्रीनिंग। जब शोधन प्रक्रिया में कौन सा एक रासायनिक शोधन है, फिल्ट्रेशन, ठीक है, सेडिमेंटेशन, स्कंदन, स्क्रीनिंग, क्या आ जाएगी इसमें, इसके आ जाएंगी तीन चीजें। फिल्ट्रेशन कैसा प्रोसेस है, किसी चीज को फिल्टर कर देना, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। सेडिमेंटेशन मतलब क्या, बालूकण, उसको हटाना। स्क्रीनिंग करना मतलब क्या, जो उस पर छोटे छोटे क्या खरपतवार पड़ गए उसको हटा देना। अगली क्या, स्कंदन में क्या आती है, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल डालकर उसको साफ किया जाता है। आंसर सी हो जाएंगे। अगली है फिर से, AQI को प्रदर्शित किया जाता है किसमें, यूनिट ऑफ PPM, परसेंटेज, नंबर, यूनिट ऑफ UG बाय M3। परसेंटेज को किसमें डिनोट किया जाता है, AQI को किसमें डिनोट किया जाता है, AQI जो लिखा हुआ है ना मोबाइल पर, किसमें लिखा हुआ है, मारेंगे हम। PPM है पेजेस पर मिनट, AQI सीधे नंबर में डाला जाता है कि 231 है, 331, वहां पर कोई यूनिट लिखा हुआ है क्या AQI के आगे, नहीं ना, किसमें डिनोट किया जाता है, नंबर्स में। इन वाटर ट्रीटमेंट, एरेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट के अंदर एरेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, रिमूव एक्सेस ऑब्जेक्शनल गैसेस, रीएडजस्ट द pH ऑफ वाटर,
removes the large particles of floc from water, removes the solid particles. सबसे पहले क्या होंगी? वेल एरेशन में क्या होती है कि जितनी भी एक्सेस या ऑब्जेक्शनल गैसेस हैं उसमें से क्या किया, सबको बाहर निकालते हैं, जिसको कहते हैं वाटर ट्रीटमेंट। अगले है, कमरे के भीतर के वातावरण में फॉर्मेल्डिहाइड का सांद्रण कमरे के बाहर के वातावरण की तुलना में 1000 गुना होता है। कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इंडोर इन्वायरमेंट कैन बी 1000 टाइम्स हायर देन आउटडोर इन्वायरमेंट। सही है गलत है? क्यों? फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? डॉक्टर साहब है ना, बताइए ना क्या है फॉर्मेल्डिहाइड, क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा होती हैं किसमें? इंडोर इन्वायरमेंट, आउटडोर इन्वायरमेंट से इंडोर इन्वायरमेंट ज्यादा होती है। इंडोर इन्वायरमेंट में भाई बिल्कुल क्या कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों क्यों ज्यादा होती है पता है? अब भाई पूरा का पूरा पैक कर दें, है ना, लोग खिड़की क्यों डालते घर में? सुंदर दिखने के लिए। तो फिर हवा क्या करते हैं, एक्सचेंज करता रहे, है ना। और जब एक्सचेंज, मान लीजिए पूरा इंडोर बंद है, आपका एसी लगा दिए, इंडोर तो बंद है, ठीक है, तो एयर एक्सचेंज हो रहा है क्या? एसी लगाते तो एयर एक्सचेंज हो जाएगा ना भाई, है ना। एसी अगर नहीं चलाए तो एयर एक्सचेंज होगा क्या? नहीं। तो उस समय क्या होना था, सफोकेशन होने लगता है। देखते सुनते होंगे सफोकेशन क्यों होता है? फॉर्मेल्डिहाइड के कारण। दूसरा बोल रहा है फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, एक ज्ञात कैंसरजन है। कैंसरजन मतलब क्या? कैंसर हो जाएगा लोगों, क्या हो जाएगा? कैंसर। ठीक है, हाँ। आंसर क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों? बिल्कुल सही है। अगला है हमारा, इधर होगा, व्हाट इज द लिमिट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ रीजन टू बी क्लासिफाइड एज वाटर स्ट्रेस रीजन? जल की कमी वाले किस क्षेत्र के रूप में वर्ग, किसी क्षेत्र की जल उपलब्धता की सीमा क्या है? जल की कमी, कब कहेंगे किसी जगह पर जल की कमी हो गई है? जब प्रति व्यक्ति 1700 मीटर क्यूब, एक पर्सन एक साल में क्या हो जाएगा, एक पर्सन पर 1700 मीटर क्यूब से कम पानी है, इसका मतलब वहां पर क्या हो गया है, जल का अभाव हो गया है। निम्नलिखित में किन्हें खतरनाक पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है? खतरनाक, टॉक्सिक, रिएक्टिव, कॉर्सिव, इग्निटेबल एंड एक्टिवेटेड, क्या हो जाएंगी? कौन से सब्सटेंस को हजार्डियस माना गया है इसमें? कौन से? क्या हो जाएगा? सबसे पहले सबसे खतरनाक कौन सी है? ठीक है, ई तो होगा ही होगा ना, टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, अभी लिखते हैं क्या करता है, धान काट के उसका क्या जलाता है, पराली जलाता है, तो दहन, वो भी क्या है, हजार्डियस है ना। अगला क्या है उसमें, कोअर्सिव सब्सटेंस एंड रिएक्टिव सब्सटेंस, सब क्या है लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। बी सी डी ई। एक्टिवेटेड सब्सटेंस, सक्रिय पदार्थ कोई नहीं, जो चीजें पहले से एक्टिव है नहीं। हमें चीज खतरा किससे है, जो इसको जलाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या, संक्षारक। दूसरा किससे, प्रतिक्रियात्मक, जो क्या करेगा, रिएक्टिव करेगा। जैसे मान लीजिए किसी केमिकल को छोड़ दे एयर में तो रिएक्टिव करेगा ना। अगली है टॉक्सिक, विषैले पदार्थ। ठीक है, अगला वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC आर इमिटेड फ्रॉम व्हीकल। ठीक है, जो व्हीकल होते हैं वहां से क्या चीज निकलती है, VOC निकलती है क्या? सही है ना, सही। कुछ वृक्षों से वापसील कार्बनिक यौगिक भी निकलते हैं, कुछ पेड़ भी ऐसे हैं जहां से VOC निकलता है, ये भी सही है। अगला, शोर से होने वाले प्रदूषण के उद्भाषण से व्यक्ति के कायिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एक्सपोजर ऑफ नॉइज पॉल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट द साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ पर्सन, सॉरी फिजियोलॉजिकल हेल्थ ऑफ पर्सन। सही है गलत है? सही है। नहीं, जैसे डीजे बजा तो क्या करता है, छाती धड़कता रहता है, क्या करता है, छाती में जैसे लगता है क्या, वाइब्रेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या, यही नहीं कि इसका प्रभाव पड़ रहा है ना शरीर पर, एडवर्सली इफेक्ट।
सोर्स से होने वाले प्रदूषण के उद्वासन से व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दोनों ठीक, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों प्रभाव पड़ते हैं। हार्ट बीट बढ़ा देता है और मन को क्या करता है, इरिटेट कर देता है। जैसे रात भर इरिटेट किया है, मन कर रहा है ऐसा साफ दे, ठीक है, लेकिन ये खूब की तरह बजा रहा है, एकदम बाप बाप करके उठा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन वाले अधिकांश देश कहाँ स्थित है? आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनी हुई है। इसके उद्घाटक कौन है? आईएसए के उद्घाटक कौन है? शुरू किसने की थी? भारत ने। सबसे पहला कौन आया था? भारत और फ्रांस। बोला है कि आईएसए बोला है कि देखिए सबसे ज्यादा सूरज का प्रभाव कहाँ रहता है? सबसे ज्यादा सूरज का प्रभाव कहाँ रहता है? जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। कहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है? किसमें? दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। अहमद खैर का कहां से गुजरती है? बगल से। देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोला कि जो भी देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है, ठीक है, वो सब जुड़े वहां पर, हमारे साथ जुड़े। क्या करेंगे कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पर जो भी गर्मी मतलब सूरज का गर्मी है, हीट है, उसको हम किसमें बदलते हैं? सोलर एनर्जी में बदलते हैं। क्या करते हैं? सोलर एनर्जी में बदलते हैं। और उससे जो अगल बगल वाले देश हैं उसको क्या करेंगे? लाभ पहुंचाएंगे। जिसमें कौन है? भारत भी। भारत भी है कर्क और मकर के बीच में, है नहीं? भारत नहीं है कर्क और मकर रेखा के बीच में? क्या बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, 39 अगला है, जब उच्चतर पोषण स्तर से अधिक संख्या में जीवों का विषाक्त भोज निम्नतम पोषण स्तर के जीवों में संचित और सांदित होता है तो जैव आवर्धन होता है ना? ये सब सुने हैं कभी? बायो मैग्निफिकेशन का नाम सुने हुए हैं? बायो मैग्निफिकेशन। एक मछली थी जिसने क्या कर खा लिया? पोखरा में से एक ऐसे जीव को खा लिया जो जहरीला होता है, ठीक है, और मछली को कौन खाएगा? उससे बड़ा जानवर ना, कौन है? इंसान। इंसान खा लिया, उसको मछली जैसी बीमारियां होने लगती। एक बार जापान में हुआ था, समुद्री मछली खाने से लोगों के क्या होता है? गल्फर जो है ना सड़ने लगे थे, ये वाला पूरा इरिटेशन होने लगा था उसको। नहीं तो इसको क्या कहते पता है? बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, जैव आवर्धन। जब छोटे जीव को कौन खा रहा है? बड़े जीव। और छोटे जीव में जो बीमारियां थी वो कहां पर आ गई हैं? बड़े जीवों में आ गई। उसे क्या कहेंगे? जैव आवर्धन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? जैव आवर्धन। बोला बायो मैग्निफिकेशन occurs when the toxic burden of large number of organisms higher trophic level is considered in organisms at lower trophic level। कहता है जब उच्चतर पोषण स्तर की अधिक संख्या में जीवों का विषाक्त बोझ निम्नतर स्तर के जीवों में संचित होता है। नहीं, उल्टा कर दिया इसने। निम्नतर से क्या होता है? उच्चतर स्तर में होता है ना? बायो मैग्निफिकेशन जो मैंने समझाया बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्या कर दिया है? गलत लिखा है। क्या लिखा है? उच्चतर स्तर से किसमें होता है? निम्नतर स्तर के जीवों में। ये सही है क्या? नहीं, निम्नतर स्तर से किसमें? उच्चतर स्तर में। उसे क्या कहेंगे? बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो पहला तो गलत हो जाएगा, और पहला गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएंगे? 1 डी। फूड वेव के माध्यम से पर्यावरण विषाक्त पदार्थों के प्रभाव में वृद्धि होती है। फूड वेव है ना, हमारा इन्वायरमेंट में क्या है? फूड वेव चलता है ना, नहीं चलता है? जैसे घास किसी गाय को खिलाया, क्या हम बोलते हैं कि भाई हम क्या करते हैं? नहीं, दारू पीते तभी कैंसर क्या हो जाता है? अरे कोई दारू नहीं पीता तभी कैंसर क्या हो गया उसको? शुद्ध शाकाहारी बाबा था बेचारा, तभी उसको क्या हो गया है? तभी कैंसर हो गया। क्यों? और कहा कि ये किसी ना किसी जीव से ही आपको आया है। वो कैसे आ गया भाई? तो जीव को खाता नहीं है। देखिए हम किस में केमिकल डाले? घास में। घास को कौन खाया? गाय। और गाय के दूध को कौन खा रहा है? आप।
है ना। घास तो ठीक था। अब गाय कौन क्या खाती है पता है? पन्नी। नहीं देख रहे हैं शहर में क्या क्या खाती है जी? शहर में कौन सा घास उगा हुआ है? वो पन्नी चिबा रहा है, कोई सड़ा गला चीज चिबा रहा है। इसीलिए क्या हो गई पता है? कॉज जो भी गाय है उसकी लाइफ कम हो गई धीरे धीरे, है ना। और लाइफ कम हो गई और उसका दूध कौन पी रहे हैं? हम और आप। तो क्या होंगे? कभी फिट होंगे क्या? तो वो जो पन्नी खाया है गला गला करके, दूध वो इसी तरह से देगा ना। और उसी दूध को कौन खा रहे हैं? हम और आप। इसीलिए ना रिक्वेस्ट करता हूँ कि बढ़िया से पढ़िए। तो क्या करिए, गाय खुद ही पोस लीजिएगा। क्या मजाक नहीं। बोला कि भाई क्या करेंगे? तो हम कहेंगे सबसे पहले एक फार्म हाउस खोलेंगे बढ़िया, है ना। 5 लाख 6 लाख खर्च करके क्या करेंगे? एक फार्म हाउस खोलेंगे बढ़िया से, 5 कट्ठा 6 कट्ठा जमीन खरीद लेंगे भाई, उसमें एगो घर बना करके गाय वाय रख करके वो जॉन को रख देंगे परमानेंट की, तुम रहो यार उठा। और वहीं पर क्या करना, खेती भी करना, उसे दूध भी निकालना, हमको भी सब्जी वब्जी देना, तुम भी अपना खाना, ठीक है। और कभी कभी मन करेगा तो जाकर के पार्टी भी कर लेंगे उठा के। और जमीन की कीमत तो बढ़ती ही रहेगी ना, है ना। जमीन की कीमत बढ़ती ही रहेगी चाहे वो जंगल में ही क्यों ना हो, ठीक है। चलिए, लाइट वाटर रिएक्टर्स आर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। लाइट वाटर रिएक्टर्स होते हैं वो क्या होती है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं। सही गलत? विच यूज ऑर्डिनरी वाटर एज मॉडरेटर, जिसमें क्या होता है? जल को मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं, उसको कहते हैं लाइट वाटर रिएक्टर्स, ठीक है। अगली है आपकी, द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स इन द एटमोस्फेयर हैज इंक्रीज इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। साल के कुछ साल, विगत कुछ सालों में क्या बढ़े हैं? सीएफसी की मात्रा बढ़ गई है। सही है गलत है? सही है ना। बढ़ी है घटी है? बढ़ी है बहुत ज्यादा। वायुमंडल में पहले से विद्यमान क्लोरोफ्लोरोकार्बन अभी अनेक वर्षों तक बने रहेंगे। हर एक गैस की क्या है? एक लाइफ है। इसकी चर्चा कहाँ की गई है? आपके नोट्स में की गई है कि सीएफसी कितने दिन तक प्रेजेंट रहेगा, मीथेन आपके एटमॉस्फेयर में कितने दिन तक प्रेजेंट रहेगा। तो वहीं से लिया गया है ना, कि वायुमंडल में पहले से जो विद्यमान क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो कितने दिन तक? बहुत सालों तक इस इन्वायरमेंट में बने रहेंगे, ठीक है। आदमी मर जाती हैं, गैस नहीं मरते हैं, ठीक है। हमने सीएफसी क्या किया? फैलाया, हम मर जाएंगे, सीएफसी हमारे साथ नहीं मरेगा, जिंदा रहेगा वो। उसकी लाइफ हमसे कई गुना ज्यादा है। 114 साल, 144 साल, कुछ कुछ गैस ऐसे हैं जो एक बार इन्वायरमेंट में आए तो 144 साल तक रिप्रेजेंट रहेंगे। और थोड़े है कि एक दिन में बन के खत्म हो जा रहा है, नहीं, रोज ना निकाल रहे हैं। तो रोज निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वो रोज बढ़ते ही चले जा रहा है ना, बढ़ता ही चला जा रहा है। चलिए, आंसर क्या हो जाएंगे? बोथ आर करेक्ट कि नहीं होगा? उसे छोड़ दीजिए ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मात्रा बढ़ाई है। चलिए, अगला है, चिल्ड्रन आर मच, पर्यावरणीय जीव विश्व से बच्चे की तुलना में अधिक सुभेद होते हैं। चिल्ड्रन आर मच मोर वनरेबल देन एडल्ट टू इन्वायरमेंट टॉक्सिन्स। भाई इन्वायरमेंट में कोई विषैला पदार्थ है, उससे ज्यादा इफेक्ट कौन होता है? एडल्ट या बच्चा? बच्चा प्रभावित होता है या नहीं होता है ना? आंसर क्या होगा? बच्चा तो प्रभावित होता ही है। चलिए, शारीरिक वजन के प्रति किलोग्राम के हिसाब से वयस्कों की तुलना में बच्चे अधिक जल पीते हैं, भोजन लेते तथा अधिक हवा श्वास के रूप में लेते हैं। सही है गलत है? ओ डॉक्टर, सही है। कितना लेता है? हम कितना लेते हैं, वो कितना लेता है? क्या क्या मतलब डॉक्टर साहब सिर्फ पैसा दे रहे हैं फ्री का? हमारा ऐसा आता था देखो उठा के बाहर फेंक देते कि भाई तुमको खुद नहीं, तो फिर खुद नहीं कितना श्वास ले रहे हैं ताकि? हम नहीं, हम ये पूछे, देखो वो देखो फिर वही चीजें खराबी हो गई ना। देखो सुनो, ठीक है, हर चीज के लिए पढ़ाई जरूरी है क्या? है ना। नहीं सुनो, सिर्फ हम जिस काम के लिए, सुनो एक बात समझाते हैं, जिस काम के लिए वहां गए ना, सिर्फ वही काम कर रहे हैं, तो आपकी ना ग्रोथ बढ़ रही है ना कुछ भी। 5 लाइन सीख ले उठा करके आज ये क्वेश्चन से, कि हम कितना सांस लेते हैं, बच्चा कितना लेता है। और जो को 4 को पेरेंट्स आएगा उसको धा कर समझाना कि जानते हैं क्या है होता है वो, उसका अगर नहीं, बाप रे बहुत ज्यादा, ठीक है। इससे क्या होती है? आपकी पोटेंशियलिटी एंड पावर बढ़ जाती है।
ठीक है, शारीरिक वजन के प्रति किलोग्राम के हिसाब से वयस्कों की तुलना में बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा जल पीते हैं, उसको ज्यादा जरूरत होती है ना। दूसरा, भोजन भी वो ज्यादा करता है। नहीं, कितनी बार मम्मी का दूध पीता है भाई, उतना बार हम लोग कभी करते हैं, खाना खाते हैं क्या, नहीं ना। उसके बाद अधिक हवा भी श्वास के रूप में लेता है, इसलिए ज्यादा अफेक्ट कौन होता है, बच्चा। एडल्ट को ज्यादा जरूरत नहीं है, कि उसके बोन अभी बन रहे हैं, तो कोई चीज बन रहा होता है ना, उस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत होती है। घर बनाने टाइम में खर्च ज्यादा होती है, मेंटेन करने वक्त, बनाने वक्त ना, कि भाई वो बन रहा होता है उस टाइम, मेंटेन करने वक्त क्या होती है, चलो थोड़ा सा पेंट कम भी है तो तीखे हो जाएगा। तो एडल्ट का क्या हो चुका है, बोन बन चुके हैं, उसके लिए ना ज्यादा जल चाहिए, ना हवा चाहिए, ना ज्यादा भोजन चाहिए। ठीक है, आंसर्स क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों सही हैं। अब बोल रहा है कि पहला में क्या कर रहा था, असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और जब दोनों सही हो जाए तो वही तो मामला फंसता है ना, कि एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला में कह रहा था कि बच्चे ज्यादा इफेक्ट होते हैं, क्यों, जो ज्यादा लेगा वही ना इफेक्ट होगा भाई, जो ज्यादा दारू पिएगा वो पहले मरेगा कि कम वाला, ज्यादा दारू पीने वाला। आंसर्स क्या हो जाएंगे, ए और आर दोनों करेक्ट हैं, और आर क्या कर रहा है, उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना नहीं है। भारत की 8 तरह की कार्य योजना, NAPCC, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर इंडियन ओशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल वाटर मिशन, कौन सी आएंगी इसमें, NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, चैप्टर नंबर 2 में लिखा हुआ है, जाकर पढ़िएगा, NAPCC। ठीक है, 8 तरह के प्लान है, जिसमें कौन से प्लान नहीं है, हिंद महासागर वाला कोई प्लान, हिमालयन प्लान है, हिंद महासागर पर नहीं, हिमालयन के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, बी। मीथेन क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, कंपोनेंट इन डिटरमाइनिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, वॉयलेट ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या वो ओजोन को बनने में सहायता करता है मीथेन, सही है गलत है, मीथेन क्या है, पूछ रहे आपसे, मीथेन कौन सा चीज होगी, ग्रीन हाउस गैस है ना मीथेन, वो तो ए तो होगा ही होगा। उसके बाद क्या, इट इज अ वॉयलेट ऑर्गेनिक कंपाउंड, VOC है, ये भी सही है। इसके बाद यह क्या करता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स मीथेन को कहते हैं, किसको, अभी पढ़े हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, तो सी तो नहीं होगा, सी जहां जहां उसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर, ADE, ADE दोनों हो जाएंगे, ADE तीनों, ओजोन बनाने में मदद करता है ये। जल की गुणवत्ता निर्धारण के लिए निम्नलिखित में कौन से भौतिक प्राचल हैं, जल की गुणवत्ता निर्धारित करनी है, उसका pH मान जरूरी है या नहीं, टेम्परेचर, टोटल सस्पेंड सॉलिड्स, हार्डनेस, जल की कठोरता। जल कठोर होते हैं कैसे पता चलता है, जल कठोर होते कैसे पता चलता है, चेक करके, जल कठोर होता कैसे पता चलता है, तो भाई जल क्या है, अम्ल है या क्षार है, कुछ भी, तो pH मान फिर वहां पर क्या करेगा, जब अम्ल और क्षार की बात ही नहीं हो रही तो pH मान का कोई मतलब है क्या, नहीं है ना, तो क्या हो जाए, ए तो नहीं होगा, जब ये ए कैंसिल होंगे तो 2 कैंसिल हो गए हैं, अब बचा कौन सा है, BCE CDE, CEC दोनों में है, बस काउंट करना बी होगा या डी होगा, डी क्या बोल रहा है, हार्डनेस, और इसमें क्या बोल रहा है, टेम्परेचर। अगर अच्छा जल गर्म होगा, लेकिन अच्छा होगा तो हम क्या करेंगे, नहीं पियेंगे, गर्म तो पी ही रहे ना, हमको टेम्परेचर से थोड़ी मतलब है कि जल का टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर को तो आराम से नॉर्मल किया जा सकता है ना, कि नहीं किया जा सकता है, भाई जल अगर बहुत गर्म हो गया तो थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, और नहीं उतनी ताकत है तो मुंह में छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बी की कोई जरूरत नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, CDE, या तो मुंह में छोड़ दीजिए अगर ताकत है तो, लेकिन करिएगा नहीं भाई रिस्क में। एक उस दिन बोले ना, छठ घाट पर जा रहे हैं, सुबह से उठे पहले, कुरबार लेके जा रहे हैं, दोनों हाथ में पकड़ा हुआ है, अब जो आदमी वजन नहीं उठा रहा वो दोनों हाथ में पकड़ा दी मम्मी, दोनों को एक ही साथ ले जाना है, अब दोनों को पकड़ के ले जा रहे हैं, उसमें सूल उतनी उड़ के पड़ा,
हम बोले डे कि क्या ख्याल है पटाखा फोड़ रहा है, तो कहे कि क्या हो गया तो फोड़ेंगे नहीं। हम बोले कि बुआ रे दोबारा फिर आ रहे हैं हम, दोबारा जो पड़ा तो तुम्हारे मुंह में डाल के फोड़ेंगे, और ऐसा फोड़ के जाएंगे चौटा से आज कि फिर दरभंगा चौटा का एक एक बच्चा जो है देखेगा हमको बस रास्ता छोड़ देगा कि बम नहीं फोड़ना है टायर के। हम बोले मजाक है मत लेना, सीरियसली बात, क्योंकि भाई ऐसे मूड खराब है, सुबह से उठे हैं बिना चाय पिए बिना नहाए हुए जा रहे हैं, तो ज़्यादा बिल्कुल बकवास करने की जरूरत नहीं है। तो या तो मुंह में गर्म पानी डालेंगे, मुंह में फटाखा फोड़ के दिखाएंगे कैसे फोड़ता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NBOD? नेचुरल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, नेचुरल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, नॉर्मलाइज्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और नाइट्रोजीनियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। किस तरह क्या हो जाएगा आंसर? नाइट्रोजीनियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। डी। सूट पार्टिकल्स आर, सूट पार्टिकल्स, सूट पार्टिकल्स के कण क्या होते हैं? इसे ब्लैक कार्बन कहा जाता है, मोटे साइज के रेंज होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं, डीपर पार्ट्स ऑफ लंग्स, फेफड़े के अंदर तक जा सकते हैं। कौन? ठीक है भैया, एगो नया वायरल फिर से चला है चाइना से, सुने कि नहीं नाम? न्यूज नहीं देखते हैं कि न्यूज वाला सब इसी पर ध्यान रहता है, कुछ होता है वो नया एक वायरल चला है वहाँ पर। ठीक है, लोगों को फीवर होना, खांसी होना, ठीक है, इसीलिए जस्ट तब हम आप लोग क्या करेंगे, अपने लोग अपने अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे फिर से। हाँ, क्या हो जाएगा? ब्लैक कार्बन किसे कहते हैं? इसको मोटे साइज के रेंज कहते हैं, विषाक्त होते हैं, वैश्विक उष्णता में योगदान देते हैं और फेफड़े के अंदर तक प्रवेश कर सकते हैं। क्या हो जाएंगे? ACDE। कैसा होता है? इसको ब्लैक कार्बन कहते हैं, सूट पार्टिकल्स को, टॉक्सिक भी होता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है और कहां तक घुस सकता है? फेफड़े के अंदर तक जा घुस सकता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ACDE। चलिए, ये तो पता है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हाल में किया गया संशोधन है, किसमें संशोधन किया गया है? किगाली, नार्बोकी, कोपेनहेगन, बैंकॉक। किगाली अमेंडमेंट, किगाली अमेंडमेंट को किस नाम से जानते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। ओजोन परत जो हमें नुकसानदेह पराबैंगनी किरणों से बचाती है, कहां अवस्थित है? ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, मेसोस्फेयर में, आइनोस्फेयर में? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। नहीं, वायुमंडल का अलग अलग लेयर बना दिया गया है ना, नोट्स में लिखे गए हैं कितने। और इसका ये भी याद रखिएगा, कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक कौन से लेयर है, क्योंकि मैच तो फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछेगा। इधर डाल देगा क्या? इधर डाल दिया सारे के सारे एटमॉस्फेयर के लेयर, इधर डाल दिया उसका रेंज, कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके बाद मेसोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, अगला, क्लोरीन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज एंड इनएक्सपेंसिव केमिकल इफेक्टिवनेस ऑफ वाटर। क्लोरीन जल को शुद्ध करने के लिए सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला तथा किफायती रासायनिक रोगानुसार है। पेयजल में फ्लोराइड की इष्टतम मात्रा बच्चों के दांतों में कैविटी रोकने में मदद करती है। सही है कि गलत? क्लोरीन जल को क्या करता है? शुद्ध करता है। क्लोरीन जल को क्या करता है? शुद्ध करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है हमारा? फ्लोराइड, पेयजल में अगर फ्लोराइड की इष्टतम मात्रा है तो बच्चों की दांतों में कैविटी को रोकने में मदद करता है। सही है गलत? सही है। ठीक है, दोनों की फ्लोराइड की मात्रा होनी चाहिए, जैसे दांतों में क्या हो जाएगा? कैविटी रुक जाएगा। दांतों में ज्यादा कैविटी हो रही है, इसका मतलब आपके जल में क्या है? फ्लोराइड की मात्रा कम हो गई है। ठीक है, चलिए सेकेंड शिफ्ट 8, डिक्रीजिंग डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल इन वाटर बॉडी। किसी जल निकाय में ऑक्सीजन लेवल क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, उसको क्या कहेंगे? जलीय जीवन के लिए गंभीर खतरा है। सही है गलत? सही है ना। ऑक्सीजन की मांग वाले अपशिष्टों के कारण होती हैं। ये किसके कारण होती हैं? मेनली कॉज्ड बाय ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट। जैव निम्नीकरण जैविक पदार्थों की उपस्थिति को संसूचित करता है, अवांछित स्वाद, रंग का कारक है, यह इसे मानव के लिए अपेय बनाता है। अगर किसी जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई और वो जल हम पी रहे हैं, ठीक है, तो वो अपेय बनाता है। क्या हो जाएगा आंसर? ABDE। हमें क्या, किसी जल निकाय में व्यलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, तो मतलब क्या होता है कि भाई सबसे पहले जलीय जीवन के लिए क्या है? गंभीर खतरा है। ठीक है, ऑक्सीजन की ये किस कारण होता है?
अगर मान लीजिए किसी मतलब कहीं पर पोखर में देख लें तो मछली मरने लगता है, वहां पर मछली मरने लगती है, इसका मतलब क्या है, वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई उसमें। अब क्यों ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उस मतलब देखेंगे कि भाई उस पोखरा के अंदर कुछ ऐसे खरपतवार आ जाते हैं जो जल के ऑक्सीजन लेकर अपने आप को बढ़ाते रहते हैं। देखिएगा कि पोखर में से खरपतवार को फेंकता रहता है, जो ये इसका उसको क्या बोलते हैं, यूज भी हम लोग करते हैं ना, शैवाल, शैवाल को हटाता रहता है, क्योंकि शैवाल क्या करता है कि जल के ऑक्सीजन को लेकर खुद को बढ़ाते रहता है वहां पर, ठीक है, इसीलिए लोग शैवाल को हटाते रहते हैं, क्योंकि अगर ये ले लिया तो जल में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएंगी, और फिर जो वो कौन से हैं मछली है वो कहाँ से लेगी ऑक्सीजन, बाहर से तो ले नहीं सकती है, क्षमता ही नहीं है ना। तो जैसे ही वहां पर ऑक्सीजन की डिमांड कम हो रही है, इसका मतलब कुछ ऐसा वेस्ट आ गया है उस पोखरा में, उस वेस्ट को हटाना है, ठीक है, ऑक्सीजन की मांग वाला सिस्टम। उसके बाद क्या है, ये क्या करे दिखा रहे हैं, जैव निम्नीकरणीय जैविक पदार्थों की उपस्थिति को संसूचित करते हैं, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद इसके कारण क्या हो जाएगा, अवांछित स्वाद आ जाता है, वहां पर रंग हो जाता है, देखेंगे उस पोखरे के कलर को धीरे धीरे क्या करने लगेगा, खराब करने लगेगा, ठीक है, खारा हो जाएगा जल, थोड़ा सा मतलब काला टाइप से पड़ने लगेगा, ठीक है, जल काला पड़ने लगता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। एक रसायन के दीर्घकालिक रूप से संपर्क में आने से तीव्र स्वास्थ्य प्रभाव पड़ते हैं। एक रसायन के तुरंत मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा अटैक किया डायरेक्ट, तो क्या करेगा, जल्दी आपका तबीयत खराब हो सकता है, सही है गलत, सही है ना, बिल्कुल। चलिए आंसर फिर उसके बाद, एक्यूट हेल्थ इफेक्ट्स कॉज द नहीं, एक रसायन के दीर्घकालिक रूप से संपर्क में आने से तीव्र स्वास्थ्य प्रभाव पड़ते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत छोटी अवधि के लिए संपर्क में आता है तो चिरकालिक स्वास्थ्य प्रभाव उत्पन्न होते हैं। आंसर क्या है, देखिए कोई भी मान लीजिए इफेक्ट आ रहा है ना, तो वो डिपेंड किस पे करता है, आपकी शरीर के अंदर एंटीबॉडी पे डिपेंड करता है ना। किसी को कोरोना हुआ भी, छूट भी गया, उसको कुछ नहीं हुआ, एंटीबॉडीज मजबूत थे, उससे प्लाज्मा उसमें बहुत ज्यादा था उसके ब्लड में, है ना। भाई किसी को हुआ सीधे ऑफ ही कर गया बेचारा, एंटीबॉडीज क्या थी, कम थी, प्लाज्मा क्या थी, कम थी। भाई किसी को हुआ छूट गया, तो कोई भी चीज अफेक्ट करता है बॉडी को, डिपेंड करते किस पर, कि जल्दी कोई मरेगा, लेट से मरेगा या नहीं मरेगा, अक्खद है, वो सब डिपेंड करता है किस पर, एंटीबॉडीज पर, किस पर, प्लाज्मा पर, है ना। तो कितना भाई खा पी के बनाया है ढंग से, बड़ी टाइट होकर के, जैसे अभी क्या करते हैं, ये देखेंगे वो कि भाई हाँ एक रोटी खाएंगे, उससे ज्यादा नहीं, कहीं मर गए तो 2 रोटी खाता है भैया, है ना, कहीं उससे ज्यादा मर जाएंगे तो हाँ, वो तो उसमें तो बोड़ा भर के अगर दे देंगे तो बोड़ा उछल देगा एक साथ, फिर बोलेगा कि देते जाओ फिर, है ना। क्योंकि तो अगर आप स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेंगे तो भले ही कहाँ कुछ बन जाए, कल क्या हो जाएंगी पता है, कल वही पैसा, इंडिया के आधे आदमी क्या करते पता है, शरीर को स्वास्थ्य पहले खराब करते, पहले फिर पैसा कमाते हैं, और फिर वही पैसा किसको जाके भरते हैं, डॉक्टर को, है ना। भाई अगर डॉक्टर को पैसा भरना मतलब आप मूर्ख हैं भाई। हाँ अब भाई बड़ी बीमारी हो गई तो कोई बात ही नहीं है, उसका अलग है एक सीन। अब छोटी छोटी नॉर्मल बार बार हम बीमार पड़ रहे हैं, बार बार बुखार लग रहा है, इसका मतलब क्या, हमारी एंटीबॉडीज क्या हो गई है, कम हो गई, उसको क्या करनी होंगी, बनानी होंगी। जैसे मेरा एक कॉमर्स का स्टूडेंट है, एक दिन आएगा, दूसरा दिन बीमार हो जाता है, फिर तीसरा दिन आता है, 2 दिन नहीं आता फिर, हाँ फिर 2 दिन आएगा, फिर तीसरा दिन बीमार, चौथा दिन बीमार, तो मतलब सप्ताह में 2 दिन आता है उठाएगा। उसी भी कहे कि भगवान महादेव तुम भाई घर पे रहो, ठीक है, मत आओ यार, है ना, काहे बार बार तबियत खराब करोगे, क्यों, तो भाई वहां से आने से बैठ जाने से वो तबियत खराब होता है, इसका मतलब क्या, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज की कमी है, ठीक है, उसको क्या करना है, खुद से ध्यान रखना है। चलिए अगला, जो भी मिले खूब बढ़िया से ठूस ठूस खाइए। अब जो भी मिले ये नहीं मतलब कि मोमोज खूब ठूस ठूस खाइए, हाँ हाँ। ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, सौर वर्ण क्रम के निम्नलिखित किस क्षेत्र में अधिकांश विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करती है, एक्सरे को, अल्ट्रावायलेट को, इंफ्रारेड को, विजिबल को, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस सौर वर्ण क्रम में किस क्षेत्र में अधिकांश विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करती है, किस चीजों को अवशोषित करती है सबसे ज्यादा, किसको, इंफ्रा रेड को। ये अल्ट्रावायलेट रे पड़ा बैगनी किसके, ओजोन के लिए है, ठीक है। जब भी ग्रीन हाउस गैस में आती है तो क्या हो जाती है, वहां पर इंफ्रा रेड रे होती है। चलिए
समेकित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक उपागम है जो अपशिष्ट के उत्पादन, सामग्री का पुनः चक्रण और अपशिष्ट अवशेषों का अंतिम रूप से निपटान के लिए सहायता करता है। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, अलग अलग जगह एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग की पढ़ाई होती है कि जैसे मान लीजिए कोई वेस्ट आया तो उसको कैसे क्या करेंगे, उसको कैसे हैंडल करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि सब्जी बनाया, उसका छिलका है, उसको मैनेजमेंट करने का अलग तरीका है ना। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जैसे रिमोट टूट गया, यहाँ पर ब्रेक हो गए, आप फेंक रहे हैं उसको, उसके मैनेजमेंट करने के तरीके क्या है, बिल्कुल अलग है। नहीं, सबके मैनेजमेंट के तरीके अलग अलग है। जब सब्जी का छिलका आएगा तो क्या करना चाहिए, सबसे बढ़िया तरीका क्या करिए, उसको डीकम्पोस्ट बनाइए। क्या बढ़िए, डीकम्पोस्ट बनाइए, या तो गाय को दे दीजिए। हम क्या करते हैं, रोड पर दे देते हैं। नगर निगम तो है ही ना भाई, चूल्हे ही तो जाएगा, है ना। नगर निगम तो है ही, कौन कौन करता है, नगर निगम ले ही जाएगा, कौन कौन आदमी भाई। जैसे गांव में है नहीं तो अलग बात है, जैसे शहर वाले में उठाए नहीं ना, ठीक है। नहीं, देखिए दो चीजें कि वेस्ट जो भी हम कर रहे हैं उसको क्या करें, ढंग से मैनेजमेंट भी करें, है ना। नगर निगम बना हुआ है भाई, वो पूरा दुनिया कचरा उठाने दीजिए, आप अपना कचरा खुद से उठा लीजिए। चलिए, नहीं तो मोदी बाबा तो है ही, एक दिन झाड़ू लगवाएंगे ही, गांधी जयंती दिन। एक साल पहले खूब घिनाओ और एक दिन झाड़ू लगाओ, उसके बाद होता है स्रोत अपचयन समेकित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का भाग नहीं है। कहता है क्या कि सोर्स रिडक्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। किसी सोर्स को रिड्यूस कर दिए, ये मैनेजमेंट नहीं है। जो चल रहा है उस चले, तो उसको कैसे मैनेज करना है वो कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ये नहीं करती किसी चीज को कम कर दो, कम कर दिया तो फिर तो मैनेजमेंट हुई ना। जो चीजें जैसे चल रही चलने दो, बस उसी को मैनेज करते रहो। निम्नलिखित कौन से प्रदूषक अम्लीय वर्षा के कारक हैं। अम्ल वर्षा जानते हैं, मुजफ्फरपुर में खूब होता है, ठीक है भाई। अम्ल वर्षा जानते हैं क्या होता है, क्या होता है अम्ल वर्षा। मुजफ्फरपुर में क्या करिए, एक बार जा करके कपड़ा धो करके, उजला कपड़ा रात को सूखने के लिए दे दीजिएगा छत पर, है ना, और सुबह उसको पहन करके पीला, मेहंदी के रस्म की, हल्दी की रस्म है, हल्दी की रस्म में जा सकते हैं। हाँ, क्या करना है, अगर आपको हल्दी मतलब चाहिए, मतलब वो नहीं है, मान लीजिए जब खरीद नहीं पाएंगे तो क्या करिए, मुजफ्फरपुर में ऐसा होता है, क्या करिए, उजले वाले को धोइए बढ़िया से और डाल दीजिए छत पर। 5 दिन बाद अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा पीला में, क्योंकि वहाँ इतना हवा पॉल्यूट हो गया है कि अम्ल वर्षा होती है, चिप चिप करता रहेगा हर एक चीज। पानी तक क्या हो गया, पीला, इतना पीला है पानी वहाँ का कि भाई आदमी को पीला कर देगा नहाते नहाते, ठीक है। क्यों, पॉल्यूशन के कारण। और अम्ल वर्षा तो कैसे, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, किस कारण से, सबसे प्रमुख रीजन किसका है उसमें, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद किसका, नाइट्रिक ऑक्साइड का। उसके बाद किसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। ए बी सी, सॉरी ए बी डी, आंसर इज बी। चलिए, निम्नलिखित कौन से वायु प्रदूषक रासायनिक धूम कोहरे कारण सहायता करते हैं। धूम कोहरे जानते हैं, धूम कोहरा, वेपर जो लगा हुआ है, धूम कोहरा, ठीक है। स्मॉग, स्मॉग क्यों होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, मीथेन के कारण, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, किसके कारण है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। वो क्या करता है, एकदम काला कर देता है। एक सीन दिखाया था ना हमने, एक फोटोज भी है लगा हुआ उसमें नोट्स में, कि भाई उसको क्या कहते हैं, इसको लंदन स्मॉग कहते हैं। लंदन में एक दिन ऐसा हुआ था कि दिन हुआ ही नहीं। बोले कि दिन नहीं हुआ, इसका मतलब भाई सुबह इतने कोहरे थे, इतने धूल कोहरे थे, धूम कोहरे थे कि लाइट्स भी काम नहीं कर रही थी, सड़कों पर लाइट्स भी काम नहीं कर रही थी। क्यों, ज्यादा गाड़ियों की वजह से। जब गाड़ियों का ज्यादा धुआं होता है, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और धूम कोहरा ऐसे बना लेता है। जैसे पॉल्यूशन होंगे देखेंगे दरभंगा में, तो क्या धूम कोहरा ऐसे लगा रहेगा, ठीक है। प्राकृतिक यूरेनियम में किस यूरेनियम स्थानिक के संकेंद्रण को संवर्धन प्रक्रिया द्वारा बढ़ाया जाता है। थ्रू एनरिचमेंट प्रोसेस, कंसंट्रेशन ऑफ विच अर्बन आइसोटॉप्स इज इंक्रीज इन द नेचुरल यूरेनियम। U34, U228, U225, U239। यूरेनियम जो हमारा परमाणु ऊर्जा होता है ना, कैसे निकाला जाता है, यूरेनियम से निकाला जाता है, ठीक है। उसमें अलग अलग प्रकार यूज किए जाते हैं।
तो बोला कि अगर वो चीज नहीं है, जैसे गाँव दुकान में जाते हैं ना कि भाई पैरासीटामोल दे दीजिए, तो कहता है नहीं है, तो क्या कहते हैं, दूसरा चीज दे दीजिए ना। तो वही दूसरा चीज कौन सा है उसका, U235। ठीक है, जब एक जल पोषक तत्वों से पुष्ट होता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन, सुपोषण। जब एक जल जो है वो पोषक तत्वों से क्या है, बिल्कुल पुष्ट है। देखेंगे किसी जल में दिए मछली तुरंत बड़ा हो जाता है, किसी जल में दिए तो थोड़ा सा टाइम लगता है धीरे बड़ा होने, वो पुष्ट है, खूब खाया पिया है पानी में। 3 R's, या कल याद है 3R का फॉर्मूला, 3R का फॉर्मूला नोट में लिखा हुआ क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। या तो चीजों को रिड्यूस कर सकते हैं अपनी जरूरतों को, तो वो कर लीजिए, या ऐसी चीजों को यूज करिए जो उसको रीयूज कर सकते हैं, और नहीं तो क्या करिए, उसको रिसाइकल करिए। क्या हो जाएगा, BCE। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, यह हल्के हरे रंग की होती हैं, पृथ्वी से उत्सर्जित तापीय विकिरण को अवशोषित करती हैं, जल वाष्प ग्रीन हाउस गैस हैं, ग्रीन हाउस गैस के कारण भूमंडलीय उष्मन होता है, अमोनिया एक ग्रीन हाउस गैस है, NH3। ठीक है, ई नहीं होगा, अमोनिया ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो ई तो नहीं होगा, तो क्या से दो चीजें तो नहीं हो गई, ABCD या BCD, क्या हो जाएंगी, BCD। बोला क्या होती है, ये पृथ्वी से उत्सर्जित तापीय विकिरण को अवशोषित करती है, जिसको क्या कहते हैं, इंफ्रारेड। अभी पढ़े हैं कि ग्रीन हाउस गैस जिस ताप को अवशोषित करती है उसका क्या नाम है, इंफ्रारेड किरण को। जल वाष्प ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस के कारण भूमंडलीय उष्मन होता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, पृथ्वी टेम्परेचर बढ़ गई है टाइप के। जैसे दरभंगा में ठंडा लगता है क्या, कल गाड़ी से आया था, जब तक हम भाई कहाँ थे, दरभंगा के बाहर, तो ठंडा पड़ रहा था। जब ही इंटर किए तो वेलकम टू बिहार के एक मिथिलांचल की राजधानी दरभंगा। ठीक है, और गर्मी इतनी स्टार्ट हो गई कि भाई थोड़ा खींचना पड़ा उतार के, है ना। गांव से निकलेंगे तो क्या करना, साल ओढ़ना पड़ता है, यहाँ आएंगे तो साल को बैग में रखना पड़ता है। क्यों, यहाँ ठंडी गाय नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से, है ना। रात को पंखा चलाने की नौबत आ जाती है भाई। हाँ जी, और आने वाले समय में भारत में सिर्फ एक ही महीने ठंडी पड़ेगी, दिसंबर में पड़ गई तो पड़ गई, नहीं तो भैया तो भी नहीं, है ना। सीधा जनवरियों में नहीं पड़ेगा, जब दिसंबर में नहीं पड़ेगा तो जनवरियों में नहीं। पीएच एन इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर, एक महत्वपूर्ण जल गुणवत्ता पीएच किसकी माप करती है, जल में अम्लता को मापता है, क्षारकता को मापता है, इसका मान 10 तक हो सकता है, हाइड्रोजन आयनों को प्रस्तुत करता है, यदि उसका मान 0 है तो यह पुष्टि हो कि जल पीने योग्य है। क्या पीएच मान कितना होता है जल का, 7। ठीक है, बोला कि सबसे पहला क्या करता है, अम्लता की माप, अम्लता को मापता है कि नहीं मापता है, क्षारता को। ठीक है, उसके बाद इसकी माप 10 तक होती है क्या, ये भी सही है, क्या हो जाएगा, ABC नहीं है दिया हो कहीं पर। पीएच एन इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर, जल गुणवत्ता मापने का, जल में अम्लता के मापता है, क्षारकता। आंसर क्या हो जाएगा, पीएच मान जल में क्या मापता है, मेजर ऑफ एसिडिटी इन वाटर, जल अम्लता है कि नहीं, ये तो हो, ये तो नहीं होंगी, पहले ई नहीं होंगे, ABD बोल रहा है ना, ये ABD, ABC नहीं बोल रहा था। यहाँ तो यही तो बोल रहे ABD। हाँ, लेकिन इसमें C होना चाहिए ना, कैन वैल्यू अप टू 10, 14 तक होता है इसका। अच्छा चलो, CB नहीं खत्म, क्या हो जाएगा, ABD। VOC के सोर्स कौन कौन से, व्हीकल, प्लांट, टर्मिट्स, पावर प्लांट, बोगस, दलदल। दलदल जानते हैं ना, धान का खेत, वहां से क्या निकलता है, मीथेन निकलता है। क्या निकलता है, मीथेन, CH4। VOC कहां से निकलता है, दलदल से निकलता है क्या, नहीं, ई तो नहीं होगा, बचा क्या, AD या ABD। व्हीकल से निकलता है क्या, हाँ, पादप से,
एक मिनट में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स, अच्छा सोर्स ऑफ वोलाटाइल VOC, कौन से? व्हीकल तो होंगे ही होंगे, प्लांट भी होगा, दीमक भी होगा, क्या ABCDE, सारा का सारा, सारे के सारे ABCDE। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस कैसी होती है? विषाक्त होती हैं, कमरे के तापमान से नीचे तापमान में वाष्पित हो जाती हैं, ज्वलनशील होती है, वेरी स्टेबल स्थिर होती है, ओजोन को नष्ट करती है। CFC ओजोन को नष्ट करती है क्या? ओजोन को नष्ट करती है CFC? नहीं, उसी कारण होल हुआ है ओजोन लेयर में, जिसे पराबैंगनी किरण सीधे कहाँ आ रहे हैं? नीचे। ई तो हो गई होगी, उसके बाद क्या है हमारा? ई होगी तो कौन कौन सा है? दो चीजें, BDE और CDE, दोनों में DE है। अब B और C को देखना है। B क्या बोल रहा है? कमरे के तापमान से नीचे तापमान में वाष्पित हो जाती हैं, ठीक है। C बोल रही है ज्वलनशील होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसी होती है? ज्वलनशील होती है ना। कैसी हो जाएगी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसी होती है? वो ज्वलनशील होती है। अगर कहीं पर CFC दे देंगे तो जल जाएगा। CFC क्या है? कार्बन है। कार्बन किसी चीज को जला सकता है क्या? तो कौन चीज जलाता है? कार्बन में आग लगती है कभी भी? कार्बन में प्रेजेंट किससे आग लगती है? ऑक्सीजन से। एक जगह कोयला डालिए, ठीक है, और उसको क्या करिए, वहां से वायु को हटा दीजिए, आग लगाइए, लगेगा क्या? बुझ जाएगा। अरे वो मोमबत्ती वाला नहीं एग्जाम्पल पढ़े बचपन में कि मोमबत्ती, बाप रे बाप, मोमबत्ती को क्या करते हैं, अगर ढक देंगे तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। क्यों? ऑक्सीजन वहां पर खत्म हो गई ना, केवल कार्बन ही कार्बन है। जो मोमबत्ती जल रही तो क्या निकाल रही? धुआं। धुआं मतलब क्या? कार्बन। तो CFC कभी भी फ्लेबल होगी क्या? नहीं, वो भी तो एक कार्बन गैस ही है ना। आंसर क्या हो जाएगा? BCE, सॉरी BDE, ठीक है, C नहीं होगा, BDE। कौन कहता है कि CFC से जल जाएगा? कंसंट्रेटिंग टाइप सोलर कलेक्टर टेम्परेचर कैन बी रेज्ड अप टू 500 डिग्री सेल्सियस। संकेंद्रित प्रकार के सौर संग्रह में तापमान कितना डिग्री तक ले जाता है? 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाता है। सही है। संकेंद्रित प्रकार के सौर संग्रह में संग्रह क्षेत्र और अवशोषक क्षेत्र के परिमाण संख्यात्मक दृष्टि से समान होते हैं, ठीक है। संकेंद्रित प्रकार के सौर संग्रह में संग्रह क्षेत्र और अवशोषक क्षेत्र के परिमाण संख्यात्मक दृष्टि से क्या होते हैं? समान नहीं, इसके अलग अलग होते हैं दोनों के, है ना। किसकी बात कर रहा है? संकेंद्रित प्रकार का अलग है। पुनः चक्रण की वजह से कचरा भराए स्थलों में भस्मकों पर होने वाले दबाव में अत्यंत कमी आती है। सही है। जिस दिन से क्या हो गया, भराई शुरू हो गई है, अब कचरा में आग कम लगाता है ना। अभी लोग जब दरगाह में जमीन खरीदते किससे भराते हैं? कचरा से। नगर निगम से भी पैसा कमाता है, नगर निगम उससे भी पैसा कमाता है। तो कचरा खूब कर रहे हैं तो क्या करिए, अगर मान लीजिए कभी क्या है, जैसे एक आदमी है पूरा, वो अभी तक घर नहीं बनाया है, और भाई 20 फीट गड्ढा वो कहाँ तक ले आया है, लोग भर भर के 10 फीट तक ले आया है। बोला कि 10 फीट और जिस दिन भरा जाएगा, मिट्टी का खर्च तो कम लग रहा है ना भाई, है ना, मिट्टी का खर्च कम लग रहा है। वैश्विक तापमान में गैसों का योगदान का आरोही क्रम क्या है? सबसे ज्यादा CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इनको क्या करना है? सही क्रम में सजाना है, जिसका सबसे ज्यादा, जिसका सबसे कम हो। सबसे ज्यादा कम किसकी है? नाइट्रस ऑक्साइड की, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की, उसके बाद नहीं, उसके बाद मीथेन की, उसके बाद किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन का? नाइट्रस ऑक्साइड। आरोही क्रम, आरोही क्रम सबसे कम वाला, सबसे कम वाला नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद कौन है? मीथेन, और उसके बाद कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा किस, कौन चीज है? कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वायुमंडल में। CAB, कैब, 20 का B। कल्चरल यूट्रोफिकेशन मुख्यतः मानवीय क्रियाकलापों में जल निकाय में वर्धित पोषक तत्वों की आगत के कारण होते हैं। कल्चरल यूट्रोफिकेशन जो है मानवीय क्रियाकलापों से जल निकाय में वर्धित पोषक तत्वों के आगत के कारण होते हैं। कल्चरल यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज न्यूट्रिएंट इनपुट इनटू वाटर बॉडी मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। मानवीय, जब हम कल्चरल यूट्रोफिकेशन कहते हैं मतलब क्या? हम लोग जल की पूजा क्यों करते हैं? छठ क्यों होता है? छठ क्यों होता है? छठ
छठ क्या होता है? कल्चर है। तो वो जानते थे कि आने वाला जो हमारा आने वाला पूर्वज होगा क्या होगा? महान कोढ़िया का बाप होगा। कोढ़िया भी नहीं, महान कोढ़िया का बाप होने वाला है वो लोग। हम लोग तो पोखर में जेबो करते नहाने के लिए, वो लोग कभी मुंह उठा के नहीं जाएगा, मुंह उठा तक नहीं जाएगा वो। ठीक है, तो एक पर्व ऐसा बनाओ जिसे क्या करे वो, कम से कम नदी में जाए, कम से एक भी दिन तो जाए ना कम से कम। साल में कितना दिन जाते हैं लोग? और बाप रे, उस दिन जो रहेगा एकदम चढ़ा हुआ टेम्पर्ड के, उस दिन अगर कहेगा कि भाई अगर पोखर उपज देगा तो इसी बार आईएएस बन जाएगा, पोखर उपज देगा वो, जो कह दीजिए 10 लोगों को। उसके बाद उस दिन 2 दिन के बाद पोखर में क्या हो रहा है कोई देखने जाता है क्या? नहीं। तो जो हमारे मानवीय क्रियाकलाप है, कल्चर, उससे क्या होती है पता है? जल की पोषक तत्व बढ़ती है, क्योंकि जल से सारा साफ सफाई हो जाएगा। जितने भी सवाल है, जो भी चीज है, सब नोच नाच के बच्चा फेंक देता है बाहर। अभी तो नहीं जाते, पहले बचपन में जाते थे बनाने के लिए, तो घाट गए बना करके, तो क्या है, पूरा जब तक साफ नहीं होगा तब तक नहीं निकलेंगे, है ना। एक एक चीज को नीचा से खींच खींच करके बाहर फेंक देते। तो क्या होगा, जब वही जल से अपशिष्ट चीज निकल जाएगा तो उसके पोषक तत्व क्या होंगे? ऑलरेडी अपने आप बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहा है। कल्चर यूटिफिकेशन जल निकायों में एंजिंग की प्राकृतिक दर की तुलना में अधिक तीव्र गति से कम करता है। ठीक है, कल्चर यूटिफिकेशन डिक्लेरेट एंजिंग ऑफ अ वाटर बॉडी इनिशियली फ्रॉम नेचुरल रेट्स। नेचुरल रेट से क्या करता है? जल्दी से वो कम कर देता है। ये भी बिल्कुल क्या है? सही है। सही है क्या? सही है वो। चलिए अगला, ए फोटो वोलेटिक एरेडी, फोटो वोलेटिक सारणी, सिंगल सोलर सेल, सिंगल सोलर मॉड्यूल, सोलर पैनल, कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर पैनल। फोटो वोलेटिक एरेडी कब बनता है? सोलर पैनल का नाम सुने हैं? सोलर पैनल का नाम सुने, कहीं देखे हैं कि नहीं? राजनंदी देखी हो कि नहीं? कहाँ से आते हैं? शीशों के लाधा से पहले कि या बाद से उठा के? क्योंकि बड़ा सा गोदाम बना हुआ है जहाँ ज्यादा ट्रक लगा रहता है, देखे कि नहीं हो जगह? सोलर पैनल देखें कहीं लगा हुआ? हाँ, क्या कर रहा है वो? बिजली बना रहा है ना। तो वहां पर जैसे ही सोलर पैनल हम लगाते हैं तो वो क्या करता है पता है? कंबाइन करता है। अब अलग अलग प्लेट्स बने हुए, इतने एक प्लेट्स हैं क्या उस पर? एक प्लेट्स नहीं ना है, छोटे छोटे प्लेट्स हैं उसके। ठीक है, छोटे छोटे प्लेट्स बनाए गए हैं ना, जैसे बड़े बड़े सोलर प्लांट भी है, वहां बड़ा प्लेट बना ही नहीं सकते हैं उसका। दिक्कत ये है, इतना बड़ा मतलब सीट नहीं बना सकते उसका, उसका सीट छोटा ही बन सकता है जितना साइज का आप देखते हैं। और वही सीट लाखों जोड़े गए हैं उसमें। जितना भी सोलर पावर प्लांट है इंडिया का, देखेंगे आप पिक्चर कभी उसका, तो उसमें लाखों सीट को जोड़े गए हैं उसमें। तो लाखों सीट पर जो जोड़े गए, तो हम पर अलग अलग किरण पड़ रहा है ना, रे पड़ रहा है सोलर का, उसको कॉम्बाइन करके क्या बनाता है वो? फोटो वोल्टेइक एलईडी बनाता है। और वो जा रहा है कहाँ पर? उसको कंज्यूम करके रखता है बंद करके बैटरी के अंदर, उससे पावर जनरेशन करना शुरू करता है वो। ठीक है, पावर जनरेशन बनाना शुरू करता है। पैसा कमा के घर बनाएंगे तो क्या करिएगा उस पर? सोलर पावर प्लांट लगा लीजिए। ठीक है, सोलर पावर प्लांट लगाने ले भाई, हम लोग भी देखने जाएंगे कैसे लगाए उठाए। गवर्नमेंट सब्सिडी भी देगी सच में। हाँ, गवर्नमेंट सब्सिडी भी देंगी, अब कितना देगी वो थोड़े पता है हमको। गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है उस पर। इसका आंसर ये हो जाएगा, कंबाइंड सोलर पैनल्स। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तर ध्रुवीय समुद्री हिम लगभग 1 शताब्दी पूर्व की तुलना में अत्यधिक महीन हो गई है। जैसे जैसे क्या हो रहा है हमारा, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रही है, उत्तरी ध्रुव का परत धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे खसकने लगा, महीन होता चला गया, खसकने लगा है। जितने भी ग्लेशियर हैं वो पिघलने लगे हैं। ठीक है, और पिघलते पिघलते क्या थे, एक दिन नदी बना देगी उठा के, है ना। जो समुद्र के आसपास के देश है, आसपास के राज्य है, उसको तो पहले ही ले लेगा लपेटा में। इसमें हम लोग सेफ है भाई पूरा, चारों तरफ से, जो कहीं से समंदर नहीं एक बार भी उठा के। बिहार के किसी पार्ट के पास समंदर है ही नहीं, तो एकदम निश्चिंत है कि हम ऊंचाई पर हैं उठा के, कितना भी पानी भरने दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण शेष विश्व की अपेक्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अधिक तीव्र गति से गर्म हुए हैं। उष्णकटिबंधीय जानते हैं ना, भारत का वर्षा वाला बर्फ वाला एरिया जो भारत का, मतलब पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, तो जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हुए हैं वो क्या होता चला गया है, धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा गर्म होता चला गया है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं,
वार्म वाला नहीं गर्म हुआ है क्या? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ट्रॉपिकल रीजन नहीं हुआ है। कौन से रीजन हुए हैं? जो अटलांटिक महासागर हैं, अटलांटिक महासागर जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, आर्कटिक महासागर इसमें कि सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, बड़ा बड़ा ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर गर्म होकर क्या होने लगी, धीरे धीरे पिघलना शुरू किया है। ठीक है, और जो ट्रॉपिकल रीजन है वो तो पहले से बेचारा गर्म है बेटा, है ना, उसको गर्म करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। पहला सही दूसरा गलत। अगला है यूएनएफसीसी वाज द आउटकम ऑफ, यूएनएफसीसी किस चीज का परिणाम था? पेरिस एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अर्थ समिट, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यूएनएफसीसी कब बनाए गए थे? कब? अर्थ समिट के समय 1990 1992। कहां पे हुआ था? रियो दू जेनेरियो, ब्राजील में। ठीक है, नोट्स में लिखा हुआ भैया, पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में एक प्रतिकल द्रव्यमान ऊर्जा सबसे अंश कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स हैज द लोएस्ट एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास? कौन सी? कोल, बायोमास, हाइड्रोजन, नेचुरल गैस। लोएस्ट एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास सबसे कम किसकी है? किसकी सबसे ज्यादा कम? बायोमास की। जहां से कम ऊर्जा निकाल सकते हैं, इतना गोबर दीजिएगा तो इतना निकलेगा एनर्जी, उसके द्रव्यमान बहुत कम है। कोल जितना लगाते जाएंगे, कोल, नेचुरल गैस, हाइड्रोजन, ये सब की पावर बहुत ज्यादा है। ठीक है, बायो सबसे कम मतलब क्या है कि भाई ऐसा सोर्स जहां देंगे बहुत ज्यादा इनपुट, आउटपुट कम निकल के आएगा। है नहीं कि भाई इतना गोबर का पहाड़ दीजिएगा तब जाके इतना ऊर्जा निकलेगा, उसके अंश क्या है? बहुत कम है उसमें। वायु प्रदूषकों के एक वर्ग कणकीय कौन से शामिल हैं? सूट, पैन, पॉलन, डॉक्सिन्स, फ्लैश। वायु प्रदूषकों में फ्लैश जानते हैं? राख, फ्लाई एश। जहां पर क्या होता है, बड़ा बड़ा ईंट भट्ठा होता है, वहां से क्या निकलता है? फ्लाई एश निकलता है। क्या निकलता है वहां से? फ्लाई एश। तो फ्लाई एश पॉल्यूशन के कारण है कि नहीं है? इसीलिए क्या कहता है कि ऐसे जगह भट्ठा खोलिए जहां पर क्या हो, दूर दराज में घर नहीं हो। ठीक है, क्या हो जाएंगी आंसर? ई तो होंगी। उसके बाद क्या? सूट, पैन, पॉलन, पराग। पराग जानते हैं ना? पराली। पराग नहीं जानते? पराली जो क्या कहते हैं? पॉलन कहते हैं, पराग। आंसर क्या हो जाएगा? ए सी ई, सूट, पॉलन, पराग, उसके बाद फ्लाइस। ये सारे क्या हैं? वायु प्रदर्शक के कण हैं, छोटे छोटे कण जो दिखेंगे भी नहीं, लेकिन घुसता रहता है किसके? नाक देखे फेफड़ा में। कुछ सतत कार्बनिक प्रदूषकों का फैलाव अधिक व्यापक हो गया है और ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों तक पाए जाते हैं। कुछ कार्बनिक प्रदूषण, कार्बनिक पॉल्यूशन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? आपके उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये बहुधा खाद्य जलों में एकत्र होते हैं और दीर्घजीवी सर्वोच्च परिभक्षियों में उनका अधिक संकेंद्रण होता है। कार्बनिक पॉल्यूशन का मतलब क्या? कोई केमिकल हम पानी में फेंक देते हैं, उससे क्या हो जाता है कि वो केमिकल कौन ले रहा है? मछली ले रही है, और मछली को कौन ले रहा है भाई? आदमी। ठीक है, तो आदमी क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा ना। आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर दोनों के दोनों सही हैं। और सही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं? जलवायु परिवर्तन में कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं? क्या क्या हो सकता है बताइए? हम्म, क्या क्या हो सकते हैं? अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो क्या क्या चीज हो सकती है? फ्लड ज्यादा आएगा क्या? वर्षा ज्यादा, फ्लड हो जाएगा ज्यादा? वर्षा ज्यादा, फ्लड आ जाएगा? अरे भाई, ग्लोबल वार्मिंग से वर्षा होगी ही नहीं तो फ्लड कहां से आ जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग है तो फ्लड आ सकता है क्या? नहीं, वर्षा हो ही नहीं रही, सी तो गलत है। सी जहां जाए वहां काट दीजिए, दो कट गया। अब क्या है? सॉइल मॉइस्चर कंटेंट में क्या होगा? परिवर्तन होगा। सॉइल से क्या प्रभाव पड़े उसका? नहीं, चेंज इन सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। क्या क्या हो जाएगा? हम्म, सबसे पहला
सूखा आ जाएगा, समुद्री परिचालन सर्कुलेशन में परिवर्तन होंगे, ओशन सर्कुलेशन में परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वैश्विक जलवायु परिवर्तन बढ़ेंगे तो क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ेगी तो क्या होगा, बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर का पानी कहाँ पे आएगा, ओशन में आएगा, और ओशन में ज़्यादा आएगा तो क्या हो जाएंगे, जहाँ पर भी बाढ़ नहीं आती है वहाँ भी फ्लड आएंगे। ठीक है, जैसे ही अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो वहाँ का सॉइल क्या हो जाएगा, मिट्टी क्या हो जाएगा, उसमें आंदोलन कम हो जाएंगी। होता है ना कि भाई अब ये हाल चाहिए गाँव में कहे ना, जुता दीजिए उठाएगा, या हाल झेप देते उठाएगा। जैसे भी धान कटाए तो क्या करते लोग, जुताई शुरू कर दिए उठाए। क्यों पता है? क्योंकि अभी अगर जुताई नहीं किए तो हाल उड़ जाएगा, और जैसे ही जुताई हो जाएंगी तो क्या करता है, मिट्टी को ढक लेता है वहां पर। ठीक है, तो क्या करेगा, चेंज इन सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, उसके बाद मोर फ्लड, मोर ड्रॉट, उसके बाद ओशन सर्कुलेशन को भी प्रभावित करेगा। क्या हो जाएगा आंसर, ए बी सी डी ई, सारे के सारे। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को नहीं बढ़ाना है हम लोगों को भाई। डाइऑक्सीन व फ्यूराइन अधिक विषैले पदार्थ होते हैं जो ठोस अपशिष्ट विष मित्रों के उप उत्पादों के रूप में उत्पन्न होते हैं। डाइऑक्सीन जो होते हैं वो फ्यूरन अधिक विषैले पदार्थ होते हैं जो ठोस अपशिष्ट को अगर जलाते हैं ना तो वहां से निकलता है, डाइऑक्सीन और फ्यूराइन। सही है गलत है? बिल्कुल सही है। डाइऑक्सीन व फ्यूराइन वायुमंडल में निर्मुक्त होने के बाद अधिक अस्थिर व अल्पजीवी होते हैं। नहीं, ये दीर्घजीवी सब है, इतने दिन तक जीता है जितना दिन में मानव मर जाता है, लेकिन ये नहीं मरता है। ठीक है, ये दीर्घजीवी है, अल्पजीवी तो है ही नहीं। आंसर पहला सही, दूसरा गलत। एक वायु प्रदूषक पीएसबी का फुल फॉर्म क्या है, पॉली क्लोरेटेड बायोनिफाइल, पॉली क्लोरेटेड बेंजीन, पर फ्लोरोबाइफिनाइल, पर क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएंगे, पीएसबी, पीसीबी। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है, नहीं, पॉली क्लोराइड बाइफिनाइल। अगला है बायोडीजल। बायोडीजल जानते हैं किससे बनता है? बायोडीजल कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम वेजिटेबल्स ऑयल एंड एनिमल फैट। बायोडीजल किससे बनाया जाएगा, एनिमल के फैट से बनाया जाएगा, वनस्पति तेल से बनाया जाएगा, वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाएगा, है ना, वेजिटेबल ऑयल्स और एनिमल के फैट से बनाया जाएगा। क्या, बायोडीजल। ठीक है, बिल्कुल सही। बायोडीजल की सन्यता पेट्रोलियम डीजल से काफी कम होती है। बायोडीजल की सन्यता जो होती है पेट्रोलियम डीजल से काफी कम होती है, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ता, दोनों के सेम होते हैं। बायोडीजल आने वाले समय में क्या होंगी, गाड़ी किससे चल रही है, बायोडीजल से चलेंगी। पहला सही, दूसरा गलत, आंसर सी। उसके बाद है कॉम्पेनियन सम्मेलन 1992 के दौरान ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन को प्रतिस्थापित करने वाले हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्णय लिया गया था। कोपेनहेगन 1992 सम्मेलन। सही है गलत है, ये सही है गलत है भाई, ये बताओ भाई। 1992 का सम्मेलन कोपेनहेगन में हुआ था, कहां पे हुआ था, रियो दू जेनेरियो में, जिसमें कहा कि भाई पृथ्वी पर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ रही हैं, साथ ही साथ किसको, एचएफसी को भी क्या करना है, रिड्यूस करना है। सीएफसी की तुलना में एचएफसी का लघु जीवन काल होता है और इनमें क्लोरीन व ब्रोमीन नहीं होती हैं। सीएफसी की तुलना में एचएफसी का लघु जीवन काल होता है, नहीं, एचएफसी ज्यादा होती है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी की कम होती है, एचएफसी की ज्यादा होती है। आंसर क्या हो जाएगा, ए इज फॉल्स। नहीं, 8 ठीक है। सीएफसी की ज्यादा, सीएफसी की तुलना में एचएफसी का लघु जीवन काल, सीएफसी ज्यादा दिन तक रहता है, एचएफसी कम दिन तक रहता है। बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, एक गलत है यार, सही। ठीक है, अपशिष्ट जल उपचार में कौन से मुख्यतः क्या क्या हटाने के लिए जैविक प्रक्रिया का नियोजन किया जाता है, बैक्टीरिया, सस्पेंडेड सॉलिड, फंगी, कोलाइड, घुलनशील कार्बनिक यौगिक। अपशिष्ट जल उपचार में कौन कौन सी चीजों को हटाने के लिए जैविक प्रक्रिया की जाती है, किन की चीजों को हटाएंगे जल से, बैक्टीरिया को हटाएंगे, सस्पेंडेड सॉलिड को हटाएंगे, किसको, घुलनशील कार्बनिक यौगिक को हटाएंगे। क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, नहीं नहीं, वैसे तो आंसर है ही नहीं कोई भी। क्या चीज हटाएंगे, किन किन चीजों को हटाएंगे, जैविक प्रक्रियाओं का नियोजन किया जाता है, रिमूव, किस चीज को हटाने के लिए, बैक्टीरिया को हटा देंगे जैविक प्रक्रिया से। जैविक प्रक्रिया से 2 चीजें हट सकती है, कौन कौन सी,
सॉलिड्स, सॉलिड को हटा सकते कहां से? सॉलिड मतलब अगर कोई बालू आ गया है तो बालू के लिए केमिकल रिएक्शन कराना जरूरी है। क्या करेंगे? कपड़ा लेंगे, छान देंगे, जैविक प्रक्रिया है ना भाई, तो बी तो होगा ही होगा। इसके बाद क्या हो जाएंगे? सॉल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो घुल चुका है उसको भी हटा सकते हैं। जैसे मिट्टी घुल चुका है और उसको हटाना है तो क्या करना चाहिए बताइए? क्या करेंगे? क्या क्या करेंगे उसमें? स्थिर छोड़ देंगे तो हो जाएगा ना। आंसर क्या हो जाएंगे? बी, उसके बाद सॉरी बी हो गया, एक हो गया कौन सी? ई हो गई, और उस दूसरा कौन सा? कोलाइडियल। कोलाइडियल मतलब क्या? जो उसमें लवणीय प्रकार का जो अलग अलग चीज घुल घुल जाता है उसको भी हटा सकते हैं। किससे? जैविक प्रक्रिया के द्वारा। बी डी ई, इसमें बी डी ई होगा, बी डी करके छोड़ दिया, आंसर सी हो जाएंगे, बी डी ई होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नन के एक बार कहा था कि आज तक एकमात्र सर्वाधिक सफल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता कौन सा है? रियो समिट, मॉन्ट्रियल, क्योटो, पेरिस। किसके बारे में उन्होंने कहा था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। समतापीय मंडल ओजोन को अच्छी ओजोन के रूप में जाना जाता है, सही है गलत है? स्ट्रैटोस्फेयर ओजोन को अच्छी ओजोन के रूप में माना जाता है, बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी की सतह पर ओजोन एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा और इसे प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी की सतह पर ओजोन एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा और इसे प्रदूषक के रूप में माना जाता है, सही है गलत? पृथ्वी की सतह पर ओजोन एक खतरनाक सब्सटेंस है ना, O3। हाँ, खतरनाक सब्सटेंस है, तो फिर आंसर क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों सही है। अपशिष्ट जल उपचार में स्क्रीन चैम्बर का उपयोग छोटे और भारी प्रलंबित ठोस पदार्थों को हटाने के लिए किया जाता है। बात किसकी कर रहा है? बार बार देख रहे हैं किसकी? किस चीज की? फिर अपशिष्ट वाटर, जल। जल एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। अपशिष्ट जल उपचार में स्क्रीन चैम्बर का उपयोग छोटे और भारी प्रलंबित ठोस पदार्थों को हटाने के लिए किया जाता है, सही है गलत? है ना। चलिए एक नया आविष्कार सुनाते हैं। बैंगलोर के दो चार दोस्त आए IITian, उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है, ठीक है, जो क्या करता है? हवा से जल को निकालता है, ठीक है। हम लोग किस चीज में व्यस्त हैं भैया? ठकुआ पिड़ुकिए में लगे हुए। और वो क्या निकाल दिया पता है? हवा से जल निकालने की तकनीक। यहाँ का जो छोटा सा इंजीनियरिंग करता रहेगा वो ठकुआ पिड़ुकिया खाने के लिए तुरंत दौड़ा दौड़ा जाएगा, है ना। एक कोटा मशीन बना के ले आता कि ठकुआ पिड़ुकिया वहां से मस्त बना दे फटाफट, तो नहीं हुआ इससे, हुआ कभी जीवन में नहीं। दरभंगा के जितना मकान मालिक का बेटा है लगभग आदमी इंजीनियरिंग कर रहा होगा। और ये सब एक्टिवेट कब होगा पता है? सब आ जाता है कब? दीपावली टाइम में। और दीपावली से लेकर छठ तक खूब रहेगा। अरे भाई कम से कम वहां मशीन बना के ले आता है। और वो कितने लीटर पानी बेच रहे हैं पता है? 5 रुपए पर लीटर, ठीक है। कैसे बनाता है? तो हवा में मॉइस्चराइज होती है, मॉइस्चराइजेशन, तो वो हवा के मॉइस्चराइज को क्या करता है? कैप्चर करता है और उसमें से जल निकालता है, ठीक है, जो कि 5 रुपए लीटर है। और उन्होंने कहा है कि भाई अगर हम और सक्सेस हुए तो कितने रुपए लीटर? 1 रुपए लीटर जल निकालेंगे। हाँ पूरा पी सकते आराम से, नॉर्मली, है ना, बिल्कुल प्योर वाटर, कोई दिक्कत नहीं है। अपशिष्ट जल उपचार में स्क्रीन चैम्बर का प्रयोग छोटे और भारी प्रलंबित ठोस पदार्थों को हटाने के लिए किया जाता है, सही है गलत? उसके अपशिष्ट जल उपचार में ग्रिड चैम्बर का प्रयोग तैयार करने वाली बृहद सामग्री को हटाने के लिए किया जाता है। अलग अलग वेस्ट वाटर को क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। बम्बई में क्या है? एक जलगांव है, सुने हैं नाम उसका? सारा बम्बई का जल कहाँ से आता है? जलगांव से आता है। बम्बई की सड़कों पर बारिश होती रहेंगी तो पानी भरा रहेगा, और 1 घंटे बाद बम्बई की सड़कों पर पानी नहीं दिखेंगे, क्योंकि सारा ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया। सब कहाँ पर जाकर सीमेंट कराया पता है? जाकर सब सीमेंट रहा है कहाँ पर? सब सीमेंट रहे जलगांव में। कहाँ पर चल जाती है? जलगांव में। और वहीं से वाटर सप्लाई पूरा का पूरा बम्बई को हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र को। और फिर वो क्या करता है? जब वो वेस्ट होता है फिर वो आ जाता है पानी, और उसी को ट्रीटमेंट करते हैं। फिर से क्या करते हैं? उसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो वहां पर अलग अलग चैम्बर बनाई गई है। क्या करे गए? पानी की चैम्बर बनाई गई है, जिसमें बड़े बड़े छन्ने लगे हुए। पहले छलनी से पहले छाना जाता है जल को,
क्या किया जाता है, छाना जाता है। जैसे दुबई में पानी नहीं है, लेकिन दुबई के नेशनल हाईवे पर जितनी पेड़ पौधे हैं उतनी भारत के भी सड़कों पर नहीं है। हाँ, दुबई में पानी की सबसे कमी है ना, लेकिन दुबई में नेशनल हाईवे के पास जितनी जितनी पेड़ लगाए गए हैं उतने भारत के पास भी नहीं है। कैसे? और उसकी सड़क इतना धूल, वहां पर क्या बालू ही बालू है ना, लेकिन वहां की सड़कों पर धूल नजर भी नहीं आएगा, क्योंकि चारों तरफ बालू है। क्या है रीजन, क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको? उनके जब सड़कें बनाई जाती है तो सड़कें के दोनों तरफ तो पानी लगा ही दिया गया है, और जितना वेस्ट वाटर है वो सब कहाँ जाता है पता है? सब जाता है सिंचाई के लिए, ठीक है। और वही वो पानी क्या करता है, सड़कों की सफाई भी करता है। सड़कों जैसे कार के आगे लगा रहता है शीशा को सफाई करने के लिए, पानी पक से मारे तो रात को क्या करता है, वहां पर वो एक्टिवेट कर दी जाती है और सारे सड़कों को धोया जाता है। हाँ, वेस्ट वाटर से होता है। तनी हुई बालू, बिल्कुल इतनी गाड़ियां चलती तभी तनी हुई बालू बिल्कुल नजर नहीं आएंगी। दरभंगा में भैया अगर एक बार गए ले ऐसे आ जाएंगे तो ऐसे ऐसे झाड़ेंगे तो क्या करेगा, 2 किलो पाउडर आ जाएगा, हाथ में दे सकते किसी को झाड़ करके, है ना। ठीक, तो बोला अपशिष्ट जल उपचार के लिए स्क्रीन चैम्बर का प्रयोग छोटे और भारी प्रलंबित ठोस पदार्थों को हटाने के लिए किया जाता है। अपशिष्ट जल उपचार में ग्रिड चैम्बर का प्रयोग करने वाले बृहद सामग्री को हटाने के लिए किया जाता है। नहीं, चैम्बर हटाई जाती, चैम्बर लगाई जाती है किस चीज को, जो अलग अलग सॉलिड्स हैं, हैवी सॉलिड्स हैं या नॉर्मल सॉलिड्स हैं, उसको क्या करने के लिए, हटाने के लिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्क्रीन चैम्बर का प्रयोग। स्क्रीन चैम्बर सिर्फ और सिर्फ देखती है कि भाई उसमें जल है कि नहीं। वहां भारी चैम्बर लगाया जाता है कि बिल्कुल जाम करके छन्नी लगाया जाता है, छान करके वाटर को बाहर करेगा करके। ठीक है, आंसर दोनों के दोनों इसमें क्या है, गलत है। अनेक राशियों सीओ मतलब कौन सा, कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए पेट्रोल में इथेनॉल का उपयोग करते हैं। इसे किस रूप में जाना जाता है, पेट्रोहोल, गैसोहोल, इथो पेट्रोल, किस रूप में जाना जाता है इसको? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं भाई? पेट्रोल में अब क्या मिलाया जाता है, इथेनॉल, है ना। E20 फ्यूल को कहते हैं, क्या नाम है उसका, E20 फ्यूल, है ना। इथेनॉल मिलाने से क्या हो जाती है कि जो प्रदूषक है उसको कम कर देता है। निकलेगा तो भाई निकलेगा ही, लेकिन उसको कम कर देते हैं। और अभी अगर गाड़ी खरीदने वाले हैं तो कोई मत खरीदिएगा कि नई गाड़ी आ रही है ना। कौन सी गाड़ी भाई? नहीं, किससे नहीं, CNG गाड़ियाँ। किससे गाड़ियाँ? CNG गाड़ियाँ, है ना। सस्ती भी हैं, इन्वायरमेंट को भी क्या करेगा, हार्म नहीं करेगा, ठीक है। CNG गाड़ियाँ, और उसमें इसका है पूरा बन के लोग कितने खरीदे। यहां भी बन रहा है पेट्रोल पंप बन रहा है, सक्रिय में बन रहा है पेट्रोल पंप, ठीक है। लिखा है निम्नलिखित पादप गैसों में से किसकी वैश्विक तापमान, निम्नलिखित पादप गृह गैसों में से किसकी वैश्विक तापमान संभाव्यता को 1 माना जाता है? CFC को, N2O, CO2, CH4। 1 GWP, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। हर एक गैस की अपनी अपनी क्या है, GWP है, ठीक है। तो किस गैस का GWP 1 के बराबर है, यह सब पूछ रहा है। वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। इसी तरह से अलग अलग गैसों की GWP इसको लिखनी है आपको चारों की, है ना। कि अलग अलग, जैसे मीथेन का GWP क्या है, CFC का GWP क्या है, N2O का GWP क्या है। 18 का C। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन में किस रूप में जाना जाता है, उसको दूसरा नाम क्या है, पृथ्वी सम्मेलन। फ्लोरेसिस, ताप अपघटन को क्या कहते हैं, ताप अपघटन। यह जैव रासायनिक रूपांतरण प्रक्रिया है, जैव तेल के उत्पादन के लिए उपयोगी है, न्यूनतम अपशिष्ट निकालता है, द्रव ऊष्मीय तेल का अच्छा प्रतिस्थानिक है, इथेनॉल का उत्पादन कर सकता है। कहाँ छूटा है? अच्छा चल बाद में कर ले, पहले इसको कर लेते हैं। फ्लोरेसिस, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में अंतिम बार संशोधन कब किया गया था? 1991 में, उसके बाद संशोधन नहीं हुई। निम्नलिखित कौन सी गैस अप्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैस अपघटन का कारण बन सकती है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद कौन सी,
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अप्रत्यक्ष रूप से कौन सा? नाइट्रस ऑक्साइड। फ्लोरेसिस, ताप अपघटन किस चीज के लिए होता है? ताप अपघटन सबसे पहले ये जैव तेल के उत्पादन के लिए उपयोगी है। इथेनॉल का उत्पादन कर सकता है। द्रव ऊष्मीय तेल का अच्छा प्रतिस्थानिक है। एक जैव रासायनिक रूपांतरण प्रक्रिया है। ताप अपघटन प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ताप अपघटन प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले कौन सी ताप अपघटन की जब हम बात करते हैं तो हम बात किसी कर रहे हैं? बायो ऑयल की बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? बायो ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसे ही बायो ऑयल बनेगा, अगर मान लीजिए, उससे क्या हो जाएंगी? अपशिष्ट न्यूनतम होगी पहले, और दूसरा वो क्या बन जाएगा? लिक्विड इज अ गुड सब्सटीट्यूट ऑफ हीटिंग ऑयल। पेट्रोल जलती है तो क्या करता है? हीट देता है। अगर हम क्या करें, हम उसमें बायो ऑयल का यूज करेंगे तो हीट कम कर देगा, टेम्परेचर कम जनरेट करेगा। अगला है CBS, BCD, BCD होगा ना? हाँ, 19 का C अर्थ समिट, इसका भी 31 का भी C, BCD। अगला CBS, सम पीपल सफर फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। कुछ व्यक्ति एक सिक बिल्डिंग सिंड्रोम अथवा ABS कही जाने वाली व्याधि से पीड़ित है। किसी भवन विशेष में प्रदूषित जल आपूर्ति SBS का कारक हो सकती है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम सही है गलत? इसमें सिक बिल्डिंग सिंड्रोम के बारे में बात कर रहे हैं। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होगा सिक बिल्डिंग सिंड्रोम? कुछ व्यक्ति सिक बिल्डिंग सिंड्रोम से पीड़ित हैं। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम एक क्या है? एक बीमारी है, ठीक है, जो लोगों की एंटीबॉडी को क्या करता है? कमजोर करता है, ठीक है। और उसके लिए कोई एक चीज कारक नहीं है, उसके लिए अलग अलग फैक्टर्स हैं। जल है, हवा है, फूड है, वो क्या करती है? लोगों की बिल्डिंग को, मतलब एंटीबॉडी को तोड़ता है। आंसर क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों गलत है यहाँ पर, ठीक है। केवल कुछ व्यक्ति नहीं, इंडिया के अधिकांश व्यक्ति सिक बिल्डिंग सिंड्रोम से पीड़ित है ना। इसमें सबसे पहला यहीं से शुरू करो, यहाँ पर सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। हाँ, इलेक्ट्रोकास्टिक प्रेसिपिटेटर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल। स्थिर वैद्युत अवक्षेपों का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। उसको कहाँ यूज किया जाता है? एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए। इसको रोकने के लिए, एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए। एक जल विद्युत अधिष्ठापन में कुल शक्ति उत्पादकता निर्भर करती है किस पर? टोटल वाटर फ्लो पर, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर पर, वातावरणीय तापमान पर, उदग्र दूरी जहां से पानी गिरता है। किसकी बात कर रहा है? टोटल पावर आउटपुट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन डिपेंड्स। कोई भी प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का मतलब जहां पर वाटर से वाटर से क्या कहते हैं? बिजली उत्पादन की जा रही है, वहां से क्या चीज जोड़ी होंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगाना है, क्या चीज करना है वहां पर? वाटर फ्लो को चेक करेंगे ना। अगर वाटर फ्लो कम है, वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगा दिए तो बिजली तो अच्छा बन जाएगा, फिर नहीं बनेगी ना। तो ये तो होना ही होना चाहिए। दूसरा, द इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ऑफ वाटर, ये भी जरूरी है। उसके बाद कौन सी? वाटर का फॉल कितनी दूरी से हो रहा है। जितना हाइट से वाटर फॉल करेगा उतनी तेजी से क्या करेगा? टरबाइन को नचाता रहेगा। और जितनी तेजी से टरबाइन नाचती रहेंगी, क्या होती रहेंगी? आपकी बिजली उतनी अच्छे से बनती रहेंगी। चलिए 11 का क्या हो जाएगा? जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को इसके ABD कहाँ पर है? तो ABD तो है ना यहाँ पर, डी में तो है ऑप्शन। इसके बाद फ्यूल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज क्रिएटेड व्हेन, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को 1000 डिग्री सेल्सियस जैसे उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, तब ईंधन NOx की रचना होती है। कुल NOx मिश्रण में उसमें NOx बहुधा प्रबल स्रोत है। बिल्कुल ठीक, दोनों के दोनों सही हैं। उसमें 7.5 से अधिक pH मान होने पर क्लोरीन की विसंक्रामक क्षमता कैसी हो जाती है? रिड्यूस, इनहैंस्ड, स्लाइटली, नॉट चेंज। कोई 7.5 से अगर pH मान किसी का ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है?
अगर 7.5 से कोई पीएच मान ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है भाई? कोई आदमी कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं करते हैं। क्या हो जाएगा कि जैसे ही पीएच मान बढ़ती चली जाएंगी, उसका क्या हो जाएगा? इफिशियंसी रिड्यूस होता चला जाएगा। ठीक है, ग्रेटली रिड्यूस। चलिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग: न्यूरोटॉक्सिन्स, म्यूटाजेंस, टेट्राजेंस, कासेजेंस। खतरनाक सब्सटेंस, उसके प्रभाव। न्यूरोटॉक्सिन्स किसको करता है? कोशिका तंत्र को। तो क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? 2। ए का 2 कहां पर? एक जगह पर। आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ठीक है, बी, डी का 1 तो बोल ही रहे हैं हम। बी का क्या बोल रहा है? म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस किस पर प्रभाव पड़ता है? डीएनए पर। उसके बाद कौन सा है? सी, टेट्राजेंस। टेट्राजेंस किस पर प्रभाव डालता है? घूर्णीय संवर्धन। मतलब उसके बाद कैराजिन्स किस पर? कैंसर का कारण। कैराजिन्स का मतलब कैंसर। चलिए अगला, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन से प्रेक्षण 1750 के संदर्भ में 20वीं शताब्दी के लिए सही है? 1750 में जो प्रेडिक्ट किया गया था, जो 20वीं शताब्दी के सही है, कौन सा? औसत वैश्विक सतह तापमान 0 डिग्री 6 डिग्री से बढ़ेगा। रात्रिकाली की तुलना में दिन के तापमान अधिक वृद्धि होगी। अधिकांशतः उष्मीय प्रसार से औसत वैश्विक समुद्र तल से बढ़ जाएगा। और क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण 31% बढ़ेगा। प्रति दशक उत्तरी गोलार्ध में वर्षा 1% घटती चली जाएंगी। क्या क्या होंगी? कौन कौन सी चीजें 1750 से प्रेडिक्ट की गई थी और आज बिल्कुल सही साबित हो रही हैं? कौन कौन सी? कौन कौन सी चीजें आज बिल्कुल दिख रहे हैं हमको? कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें से। क्या क्या बढ़ रहा है उसमें? कौन कौन सी चीजें हो रही हैं? पहला, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है ना। ठीक है, रात्रि काल की तुलना में दिन के तापमान में अधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, ए तो होंगी होंगी। उसके बाद सी, उष्मीय प्रसार से वैश्विक समुद्र तल भी बढ़ेगा। समुद्र तल बढ़ गया मतलब पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है, नहीं? इसके बाद क्या हो जाएगा? सी। इसके बाद क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण बढ़ जाएगा, ये भी ठीक है। हर एक वर्ष क्या होंगी? हर एक दशक में उत्तरी गोलार्ध में वर्षा क्या हो जाएंगी? 1% दर से घटती चली जाएगी। ठीक है, ए सी डी ई, लेकिन ए सी डी दिया हुआ, आंसर क्या हो जाएगा? बी। तीनों चीजें होंगी। अगला 21 जून 2023 शिफ्ट कि भाई डिस्पाइट इस तथ्य के बावजूद कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन संपूर्ण पृथ्वी पर समान रूप से वितरित है, ओजोन क्षय दक्षिणी ध्रुव पर विशेषता उच्चाटित है। दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन में जो क्षय हुआ है वो सबसे ज्यादा हुआ है। सही है गलत? ओजोन क्षय सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है? दक्षिणी ध्रुव में हुआ है, ये कह रहा है। सीएफसी पूरे पृथ्वी पर है, लेकिन सबसे ज्यादा क्षय कहां पर हुआ है? दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, अगली है, दक्षिणी ध्रुव हिम रवा की उपस्थिति क्लोरीन ऑक्सीजन बंध को और अधिक सख्त बनाती है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव कौन सा है? पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव कौन सा है? सबसे नीचे फ्लोर पर है दक्षिणी ध्रुव। ओ भाई, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव कौन सा है? सबसे जो नीचे है। बोला कि सीएफसी का सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पड़ा है? दक्षिणी ध्रुव पर पड़ा है। बिल्कुल ठीक, जो कि बिल्कुल क्या है? आइस है। और धीरे धीरे आइस क्या हो रही हैं? सख्त नहीं बन रही हैं, वो पिघलती चली जा रही हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, बी गलत है। आंसर सी। अगला है कचरे का प्रकार: टॉक्सिक वेस्ट, रिएक्टिव वेस्ट, कोअर्सिव वेस्ट, इन्फेक्शियस वेस्ट। सुई जो है वो, उसको कौन सा वेस्ट कहते हैं? सुइया जो फेंक देता है लोग, उसको कौन सा वेस्ट कहते हैं? इन्फेक्टिव वेस्ट। डी का क्या हो जाएगा? डी का 2। डी का 2 होगा था 2 जगह। उसके बाद टॉक्सिक वेस्ट कौन सी होगी? पेस्टिसाइड कौन सी वेस्ट है?
टॉक्सिक, पेस्टिसाइड का मतलब कीटनाशक दवा, टॉक्सिक वेस्ट। ए का क्या हो जाएगा? 4, ए का 4, डी का 2, कहां पर है? ऑप्शन ए, आंसर क्या हो जाएगा? ए। बी रिएक्टिव वेस्ट, जो कि रिएक्टिव करेगा, कौन सा? बी का नाइट्रोग्लिसरीन। उसके बाद डी, सी क्षारनीय, क्षारनीय मतलब अम्ल, ठीक है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम के संवर्धन में U35 की मात्रा 0.7% से बढ़कर कितनी हो गई है अब? 3%, 5%, 10, 12, कितनी? 5 कितना? 0.7% से बढ़कर कितना हो गया है? 5 हो गया है। कितना? 3 से लेकर के 5% तक, मैक्सिमम 5% पर। अम्लीय वर्षा भूमि में स्थित पोषक तत्वों को विघटित कर देती है और धो डालती है। अम्ल वर्षा क्या करती है? मिट्टी में जो भी पोषक तत्व है सबको धो देती है, सही है। एसिड रेन डज नॉट डिसॉल्व नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंस। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थों को विलित नहीं करती है, सही है गलत? एसिड अम्ल वर्षा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थों को विलित नहीं करती है। विलित का मतलब क्या होता है? अपने में विलीन करना, अपने में विलीन करता है ना। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से पाए जाने विषाक्त पदार्थों को विलित नहीं करती है, सही है गलत है? अम्ल वर्षा जब हो रही है, टॉक्सिक वर्षा जो हो रही है, तो हमारे द्वारा जो सब्सटेंस बनाए गए वो भी आ रहा है, और प्राकृतिक रूप से जो कोई खराब चीज है वो भी शामिल कर रहा है, और दोनों कहां पर फेंक रहा है? मिट्टी पर। जिससे मिट्टी क्या और उर्वरा उसकी कम हो रही है। आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, पहले सही है, दूसरे गलत हैं। कहता है वियलित नहीं करता है, दोनों के दोनों वियलित करते हैं। अगला, स्टॉकहोम जून 1972 में मानव वातावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की भावना को भारत सरकार द्वारा बनाए गए चीजों पर लागू किया था। किन चीजों पर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर, जल प्रदूषण अधिनियम के ऊपर, वायु प्रदूषण अधिनियम के ऊपर, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के ऊपर। क्या हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 1986 से पहले भारत के पास क्या थी? क्या चीज? 1986 से पहले भारत के पास एक भी पर्यावरण संबंधित अधिनियम नहीं थी। कब बनी थी? क्यों बनी थी? क्यों बनी थी? भोपाल गैस ट्रेजेडी के कारण। कब हुआ था? 1974 में। 1972 में सब गए थे बैठने के लिए स्टॉकहोम में, तो कहा कि सबको कि अपना अपना क्या करिए? पर्यावरण संबंधी लॉ बनाइए, है ना। तो भारत है ना, ठीक है। वो कहा कि है जरूरत क्या है? 1974 में क्या बन गया? भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, तो कहते अब बनानी जरूरी हो गई, ठीक है। जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक कोई लॉ बनेगा नहीं, कोई जरूरत नहीं लगती उधर, ठीक है। तो 1986 में क्या बना? लॉ बना हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसको अम्ब्रेला लॉ कहते हैं। इसके बाद क्या 1991 में इसमें क्या किए गए? चेंजेस किए, मॉडरेट किए गए, अलग अलग चीजों को भी जोड़ा गया, और ग्रीन हाउस गैस जो चीजें छूट गई थी, क्योंकि बनते वक्त उसको याद नहीं थी कि ये चीज छूट गया है, 5 साल बाद याद पड़ा, ओह तो छूट गया, तो फिर क्या क्या करके अमेंडमेंट करके 1991 में जोड़ दिया। लेटेस्ट अमेंडमेंट 1991 का, उसके बाद अमेंडमेंट नहीं हुई है। ध्वनि प्रदूषण के स्तर में 30 डेसिबल की वृद्धि किसका द्योतक है? अगर साउंड 30 गुना बढ़ जाए, इसका मतलब क्या है? अगर 30 डेसिबल साउंड बढ़ गई, इसका मतलब क्या है? साउंड को किसमें मापते हैं? डेसिबल में। और आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि रात में कहां पर का साउंड कितना होना चाहिए, नहीं रहने वाले क्षेत्र में कितना होना चाहिए, है ना, इंडस्ट्रियल में कितनी होनी चाहिए, सब जगह की लिखी हुई है। तो बोला कि अगर डेसिबल 30 डेसिबल बढ़ जाता है साउंड, इसका मतलब क्या? उसकी जो इफिशियंसी इंटेंसिटी है वो 1000 गुना बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएगी? उसकी इंटेंसिटी कम से कम 1000 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। 30 डेसिबल डायरेक्ट साउंड बढ़ रहा है नॉर्मल से, तो 1000 गुना इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी, तमतमा लगेगा, जैसे डीजे पीटता है। हाँ। वैश्विक तापमान में किसका सर्वाधिक योगदान है? सबसे ज्यादा किसका? फॉसिल फ्यूल का जलना, डी। जल के महत्वपूर्ण गुणवत्ता प्रचार में एक अविलता का मापन किया था, कलर यूनिट, पीएच यूनिट, एनटीयू, माइक्रोग्राम। जल की गुणवत्ता में अविलता का मापन किससे किया जाता है? अविलता का मतलब क्या? जो
क्या कहना है? अविलता का मतलब जो इसमें विलय होती है। अविलता का मापक कौन है? वो है NTU। कौन सी है? NTU। अंतरराष्ट्रीय सौर संधि कब हुई थी? 15 में। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहां बनाया गया है? नई दिल्ली, गुरुग्राम हरियाणा में, जहां पर एक जगह है क्या, बिनौला। ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा के मामले में संवर्धन प्रक्रम का उद्देश्य है यूरेनियम और उसके अयस्क के पृथक्करण, विखंडन करना, सांद्रण बढ़ाना, मंदक करना। नाभिकीय ऊर्जा जब निकाली जाती है तो उसका क्या किया था? सबसे पहले उसका विखंडन किया जाता है, तोड़ा जाता है ना। यूरेनियम को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। और जब टूटते हैं यूरेनियम तो कितनी बहुत ज्यादा हीट जनरेट करती है, उसी से क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाता है वो। चलिए अगला है टॉक्सिक सब्सटेंस क्लोरोफॉर्म, DTT, अल्कोहल, क्रोमियम। DTT क्या है? कीटनाशी है ना। बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? सुंघा करके बेहोश करने वाला क्लोरोफॉर्म ये होता है ना। तो क्लोरोफॉर्म किस में पाया जाता है? क्लोरोफॉर्म वाटर प्यूरिफिकेशन। क्रोमियम किस में? प्लास्टिक में क्या पाया जाता है? प्लास्टिक में क्या पाया जाता है? प्लास्टिक में एरोक्लोर पाया जाता है। अच्छा। और ये डी का क्या हो जाएगा? क्रोमियम में क्या पाया जाता है? पेंट। पेंट्स में क्या पाया जाता है? क्रोमियम। जब पेंट होता है तो देखते गंध, स्मेल लगता रहता है, वो किसका गंध है? क्रोमियम का। किसका गंध है? क्रोमियम का। तो डी का क्या हो जाएगा? डी का 2। और DTT क्या है? कीटनाशी है। बी का क्या हो जाएगा? 1। बी का 1, डी का 2 कहां पर है? सी में। आंसर क्या हो जाएंगे? सी। क्लोरोफॉर्म क्या करते हैं? वाटर प्यूरिफिकेशन, है ना। क्लोरीन किसे मिलाते हैं? वाटर में, उसको प्यूरिफाई करने के लिए, जल में। चलिए अगला है ऑक्सीजन अवक्षय की संभावना प्रवाही एवं प्रक्षुब्ध। भाई इस पागल हो जाएंगे इसकी हिंदी से। पॉसिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीशन इज हाई इन रनिंग एंड ट्रिबुलेंट वाटर बॉडीज। ऑक्सीजन डिप्लीशन इज हाई रनिंग एंड ट्रिबुलेंट वाटर बॉडीज। जो वाटर बॉडीज क्या है? ट्रिबुलेंट है और रनिंग है, वहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है? ऑक्सीजन का अवक्षयन होता है। अगला है हरित पादपों, शैवालों और साइनोबैक्टीरिया के प्रकाश संश्लेषण द्वारा जल में ऑक्सीजन बढ़ाई जाती है। हरित पादपों, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन में क्या बढ़ाई जाती है? ठीक है, जल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाती है। भाई जितनी वाटर क्या रनिंग रहेंगी उसमें क्या हो गया? ऑक्सीजन डिप्लीशन कम होता रहेगा। जो स्थिर जल है उसमें ऑक्सीजन डिप्लीशन क्या हो जाएंगे? ज्यादा होंगे। ठीक है। जो चीज चलता है, चलता हुआ घोड़ा और दौड़ता हुआ चलता हुआ आदमी और दौड़ता हुआ घोड़ा कभी नहीं मरता है। उसी तरह से जो वाटर चल रहे हों और उसमें ऑक्सीजन डिप्लीशन कम होती है, जो स्थिर है उसमें ऑक्सीजन डिप्लीशन ज्यादा होती है। इसीलिए लोग पोखरी से क्या करते हैं? शैवाल को बाहर निकालते हैं। जो कचरा होता है, जो ऑक्सीजन को खींचता है। कभी नदी में से खींचते देखे हैं किसी को? पागल ना होगा जो खींच रहा होगा। क्यों? वो बह रहा है जल, उसमें ऑक्सीजन डिप्लीशन की जरूरत नहीं है बिल्कुल। Chemical oxygen demand is measured. Organic matter in water, all chemical present in water, all organic matter in water, only some specific organic matter in water. किसका? पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है। 19 क्या कर रहा है? 19 जल में क्या कर रहा है? ऑक्सीजन की डिमांड किसी जल में कितनी है ये कौन बताती है? उस वाटर में कितने कार्बनिक मैटर प्रेजेंट हैं। क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में किस ग्रीन हाउस गैस का प्राकृतिक स्रोत का नहीं है? ठीक है। कौन सी ऐसी हैं जो कि प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोरोकार्बन्स। क्या जाएगा? होलोकार्बन्स, हेलोरोकार्बन्स कहते हैं इसको। सौर स्टील वे उपकरण है जो सौर तापीय ऊर्जा का प्रयोग किसके लिए करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, डिस्टिल वाटर के लिए, वाटर पंप के लिए, ड्राई गेंस के लिए। किसके लिए करते हैं? डिस्टिल किसके लिए? डिस्टिल वाटर के लिए।
चलिए लास्ट शिफ्ट। बाढ़ उपांत क्षेत्र कछार का सबसे निचला हिस्सा होता है जहां कोई विकास कार्य की अनुमति नहीं होती और इसे बाढ़ के जल प्रवाह के निस्सरण के लिए आरक्षित रखा जाता है। जो फ्लूड फ्रिंज एरिया होते हैं, फ्लड फ्रिंज एरिया, वहां पर कोई भी आप निर्माण काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इसलिए रखा जाता है कि बाढ़ के जो वाटर होंगे वो कहां भगाए जाएंगे, वहां पर। जैसे अगर कोसी बेल्ट पे आप घर बनाना चाहें तो परमिशन दे देगा सरकार? क्या नहीं। और अगर घर बना लेते हैं इसका मतलब क्या? मरो भाई, बस सरकार बचाने जाएगा क्या? मरो भाई। वो जानते हैं कि कोसी का क्या है, पूरा एरिया है, वहां बिल्कुल घर नहीं बना सकते हैं। तो अब घर बनाते तो किसका क्या करेगा? सरकार तो कुछ नहीं करेंगी। अब बनाइए और बढ़िया से मरिए। बाढ़ प्रणाली का कछार भूमि एक क्षेत्र है जहां क्षति को न्यूनतम करने के लिए डिजाइन किए गए भूमि प्रयोग और भवन कोड विनियमन के अधीन भराव और विकास कार्य की अनुमति दी जा सकती है। नहीं, जो भी फ्लड फ्रिंज एरिया होते हैं, फ्लडवे एरिया होती हैं, वहां ना भराई काम हो सकता है, निर्माण काम हो सकता है, कोई भी काम आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है? और अगर किए तो मरेंगे कौन? खुद ही। उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। क्या होगा? उतना जनसंख्या कम हो जाएगा। वातावरण में वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC को अक्सर गैर मीथेन वाष्पशील हाइड्रोकार्बन के रूप में मापा जाता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक। उसके बाद प्रकाश रासायनिक धूम स्मॉग के निर्माण में मीथेन अधिक अभिक्रियात्मक होती है। स्मॉग में मीथेन होती है क्या? कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगली क्या है हमारी? तो क्या हो जाएगा? पहला सही, दूसरा गलत, सी हो जाएगा। अपशिष्ट जल शोधन में वृहत्तम से लघुत्तम की ओर कण को हटाने का सही प्रक्रम क्या है? अपशिष्ट जल शोधन करना है, मतलब खराब जल है उसमें से क्या करना है? सॉलिड वेस्ट को हटानी है। तो सबसे पहले क्या करनी चाहिए? सबसे पहले क्या करेंगे? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट तक आना है। लार्जेस्ट क्या हो जाए? सबसे लार्जेस्ट, सबसे पहले बड़ा क्या है? अवसादन, छन्ना लगाना, अभी बोला था, छन्ना लगा दिया, अवसाद कर लिए। उसके बाद क्या है? उर्नन, और लास्ट में क्या है? स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब सिर्फ देख लेना कि है या नहीं, बस स्क्रीन से, मशीन से चेक कर लेना। जल शोधन के दौरान किन्हें विष संक्रामक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? क्लोरीन, फास्फोरस, ओजोन, नाइट्रोजन, पराबैंगनी किरण। कौन कौन चीजें आ जाएंगी? कौन कौन चीजें आ जाएंगी? क्लोरीन आएगा, फास्फोरस आएगा, अल्ट्रावायलेट रे भी आएगा। ओजोन और नाइट्रोजन की कोई जगह नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ACE। फोटोवॉयलेटिक सेल आर मेड ऑफ, प्रकाश वायलेटीय सेल बने होते हैं किस चीज से? ए कॉम्बिनेशन ऑफ P एंड N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, क्या हो जाएंगे? P और N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से क्या बोलती हैं? फोटोवॉयलेटिक सेल बनती है। चलिए यही तक था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चंस जो कि 2023 में पूछे गए थे। क्या क्या चीज जाने? दो चीजों के, जल के सोर्स, जल को कैसे साफ करेंगे उसकी प्रक्रिया को बढ़िया से लिख लेनी, लिख लीजिए। ठीक है? बंद मत करिए किताब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई, ये तो मेरा सिर्फ वार्म अप था। क्या है? अभी तो सिर्फ वार्म अप हुई है। ठीक, जल के जितने भी प्रकार होंगे शुद्ध करने के, उसके प्रकार जान लीजिएगा, है ना। कौन सी गैस कितने दिन तक प्रेजेंट रहती हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है? हाँ, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, नहीं है, वो आपके नोट से सारी है। ठीक है? और जितने भी प्रोटोकॉल हुए हैं, मॉन्ट्रियल, किगाली अमेंडमेंट, UNFCCC, NPCC, इस सब के बारे में एक बार निश्चित रूप से ध्यान एकाग्र करके पढ़ लेनी है। और कोई दिक्कत हो गई तो आप आराम से पूछ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है? कल का दिन हमारा होगा किस पर? कल का दिन होगा हमारा यूनिट नंबर 6 के ऊपर। यूनिट नंबर 6 DI है, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। ठीक है? जिसमें हम मेन फोकस है हमारा नया सिलोगिज्म के ऊपर। तो आराम से यूनिट नंबर 6 का दूसरा जो वॉल्यूम दिया गया है उसको एक बार पढ़ के आइएगा। ठीक है? हाँ, ठीक है, जिसमें नया सिलोगिज्म की पूरी चर्चा है, नया स्कूल ऑफ फिलोसफी। ठीक है? इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। कल 6 खत्म करेंगे और परसों होगी रिसर्च। ठीक है? 1-2 को होगी मैथ्स एंड DI की प्रॉब्लम। 3 तारीख को सारी चीज़ें खत्म। 4 तारीख को पार्ट 2 टेस्ट। 5 तारीख से क्लासेस बंद और मिलेंगे आराम से एग्जाम के बाद। ठीक है? हाँ, चलो ये है शेड्यूल, लिख लीजिए आराम से।
और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत और कुछ पिछले वाले क्लास का? टेस्ट दिए कि नहीं सबको? टेस्ट नहीं दिए जो भी जाकर दे देंगे, क्योंकि शाम को मैं उसका सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ, तो सॉल्यूशन होने के बाद टेस्ट देके भी कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, पूरा का पूरा सही करना हो तो सॉल्यूशन पूरा पहले देख लीजिएगा, फिर मार दीजिएगा, तो सेटिस्फैक्शन तो हो जाए ना कि कम से कम पूरा का पूरा सही मारे हैं। ठीक है, चलिए।